हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं बाजीराव नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और आज अपन डील करने जा रहे हैं बहुत ही ताजा और इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। तो इसे फैला दीजिए, अपने मैक्सिमम दोस्तों तक इसे शेयर कर दीजिए ताकि आने वाली हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसका सभी को बेनिफिट मिल सके। कि मैं चलना भी जानता हूं, मैं रास्ते भी जानता हूं, मैं चलना भी जानता हूं, मैं आग हूं तबीयत से जलना भी जानता हूं, मुझे मॉम समझने की कोशिश मत करना, मैं सूरज हूं डूब करके निकलना भी जानता हूं, मैं सूरज हूं डूब करके निकलना भी जानता हूं। तो सूरज की तरह आपको हमेशा जोश जुनून और जज्बे के साथ अपने इंटरनल मोटिवेशन से मोटिवेट होकर के अपने आप को बिल्कुल सूरज की तरह चमकाना है। अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले आपको सूरज की तरह जलना पड़ेगा। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। और इसके लिए आपको सतत कंटिन्यूएशन में मेहनत करनी पड़ेगी कि रास्ते रिकॉर्ड वही तोड़ते हैं जिनकी रगों में खून नहीं, बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून तोड़ता है। तो आपको अपने लक्ष्य को पाने के लिए आपको नर्सिंग ऑफिसर बनना हो, नर्सिंग ऑफिसर बनकर ही नहीं रुकना है। आने वाली जो भी नर्सिंग का मैक्सिमम मुकाम है आपको उस मुकाम तक पहुंचना है। तो नर्सिंग में जो भी अपर पोस्ट है उस मुकाम तक आपको जाना है। तो वहां पर आपको अच्छी सैलरी मिलेगी और अच्छा आपका क्या होगा, नाम होने वाला है, आप सफल बन जाओगे तो आपके लोग दुआएं देने लग जाएंगे। तो आपको एक किसी के लिए आइडियल बन करके रहना है तो उसके लिए आज थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आज आपकी लाइफ में जितना स्ट्रगल होगा, आपकी लाइफ जितनी हार्ड होगी, आज उतने ही आप क्या बनोगे, अंदर से स्ट्रांग बनते जाओगे। और जितने ज्यादा आप आज स्ट्रांग बन जाओगे, आने वाली जो लाइफ है वो आपकी इतनी जो होती चली जाएगी। अगर आपको आज 3-4 साल मजे करने हैं तो आने वाली सोच लीजिए, आने वाले जो 40 वर्ष बचे हुए हैं उसमें आपको बिल्कुल पूरी बुरी तरीके से आपको जूझना पड़ सकता है। लेकिन अगर आने वाले अगर आप 40 साल मजे में करने चाहते हैं, अपनी लग्जरी लाइफ जीना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको 2-3 साल अभी मेहनत करनी है, पीछे नहीं हटना है। जब तक आपको सिलेक्शन नहीं मिल जाता, जब तक आपको अपनी मंजिल नहीं मिल जाती, अपना टारगेट नहीं मिल जाता है, तब तक भरपूर आपको मेहनत करनी है। कि बिना कर्म किए कुछ नहीं मिलता है। तो यहाँ पर कभी कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर यूं नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन में उत्साह भरता है, मन का उत्साह रगों में भरता है। चढ़कर गिरना, गिरकर चढ़ना, चढ़ना ना करता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब सिंधु गोताखोर डुबकी लगाता है, जब गोताखोर सिंधु में डुबकी लगाता है, जा जा करके खाली हाथ लौट आता है। मिलते नहीं सहज ही उसको मोती, गहरे पानी में बढ़ता दुगना उत्साह ऐसी हैरानी में। आखिर उसकी मुट्ठी खाली हर बार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक सफल ना हो नींद चैन सब त्यागो तुम, क्यों बिना डटे रहो सफलता के मैदान में। संघर्ष का मैदान छोड़कर ना भागो तुम, बिना कुछ किए यूं जैसे कार नहीं होती। और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो आपको कोशिश हमेशा करनी है, अंतिम सांस तक लड़ना है अपने लक्ष्य को पाने के लिए, और अपने आप को जल्दी से जल्दी एक नर्सिंग ऑफिसर बना करके एक अच्छी सैलरी बना उठानी है और आपको एक लग्जरी लाइफ जीनी है। तो बात करते हैं, आज बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। बहुत से एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। मीजल्स मम्स रूबेला बहुत आपने पढ़ा हुआ है, इम्यूनाइजेशन शेड्यूल पढ़ा था, उस टाइम पे आपने मीजल्स मम्स रूबेला की बात करी थी। आइसबर्ग फिनोमिना पढ़ा था, वहां पर भी आपने मीजल्स मम्स रूबेला पढ़ा था। और आइसबर्ग पढ़ा था, वहां पर आपने देखा था कि आइसबर्ग के द्वारा किस किस को इंडिकेट नहीं कर सकते या रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। तो वहां पर राजा तेरा रानी मेरी थी, जहां पर रानी मैंने रखी थी और राजा आपको दे दिया था, क्योंकि रानी मैंने बहुत बड़ी मुश्किल से पटाई थी, इसलिए मैंने रानी को नहीं दिया था। आगे बात करते हैं यहाँ पर मीजल्स मम्स रूबेला के बारे में। तो 1 बाय 1 करके इसको डिस्कस करेंगे। तो आगे से मैक्सिमम अपने दोस्तों तक फैला दीजिए। तो बात करते हैं, सबसे पहले मीजल्स की बात करेंगे कि मीजल्स क्या होता है। तो यहाँ पर आपको हेडिंग लगानी है मीजल्स। मीजल्स क्या है? तो मीजल्स क्या होती है? एक वायरल डिजीज होती है। मीजल्स मम्स रूबेला क्या है? तीनों ही क्या है? मेनली वायरल डिजीज होती है। तो आपको लिखना है यहाँ पर कि ये क्या है? वायरल डिजीज होती है, यानी कि वायरस से फैलने वाली डिजीज है। अब वायरस कौन सा होता है? तो ये वायरस है आरएनए वायरस होता है। कल अपन ने हेपेटाइटिस पढ़ा था, उस टाइम भी अपन ने डील किया था कि कौन कौन से वायरस
होते हैं, जो आरएनए वायरस होते हैं, कौन कौन से वायरस होते हैं, डीएनए वायरस होते हैं, तो हेपेटाइटिस ए और ई होते हैं, ये सभी क्या होते हैं, आरएनए वायरस होते हैं। जबकि बात करें बी और डी की, तो बी और डी क्या होते हैं, यहाँ पर डीएनए वायरस से फैलने वाली हेपेटाइटिस होते हैं। बात करते हैं मीजल्स की, तो मीजल्स में क्या होता है, आरएनए वायरस से फैलता है। अब इसका आरएनए वायरस कौन सा वायरस होगा, तो पॉजिटिव एजेंट की बात कर लेते हैं कि पॉजिटिव एजेंट कौन सा होता है, तो पैरामिक्सो वायरस से फैलती है। पैरामिक्सो वायरस क्या है, इसका पॉजिटिव एजेंट है, यानी इसके लिए जो जिम्मेदार होता है मीजल्स के लिए, वो पैरामिक्सो वायरस होगा। बात करते हैं मीजल्स को अदर नाम के किस नाम से जाना जाता है, तो आल्सो नॉन एज, मीजल्स इज आल्सो नॉन एज, किसके नाम से, दूसरा नाम क्या है, तो मीजल्स का दूसरा नाम दिया गया है कि फॉल डे फीवर के नाम से भी जानते हैं इसको। इट इज आल्सो नोन एज फॉल डे फीवर, और इसे नाम दिया गया है रूबियोला और फोर्टे फीवर के नाम से भी मीजल्स को जाना जाता है। तो आपके यहां से बहुत से क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है मीजल्स। तो याद करते हैं यहाँ पर, सबसे पहले मीजल्स क्या है, एक वायरल डिजीज होती है, वायरस से फैलने वाली एक डिजीज होती है, जो कि मेनली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या ड्रॉपलेट के द्वारा फैलने वाली डिजीज है। बात करते हैं वायरस कौन सा होता है, तो वायरस आरएनए वायरस होता है। पॉजिटिव एजेंट की बात करें तो पैरामिक्सो वायरस है, और पैरामिक्सो वायरस क्या है, ये एक आरएनए वायरस होता है। बात करते हैं इसे किस और नाम से जानते हैं, तो इट इज आल्सो नोन एज द फोर्टे फीवर या रूबियोला के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये मेनली किसमें देखने को मिलती है, मेनली बात करें कि कौन सी एज में देखने को मिलेगा, तो एज में मेनली ये अफेक्ट करती है, चाइल्डहुड वाली एज में मेनली बच्चों में देखने को मिलती है, लेकिन किसी भी एज में देखी जा सकती है। अगर इसकी बात करें, अगर सिंगल टाइम इसका इन्फेक्शन हो गया, सिंगल टाइम इन्फेक्शन प्रोवाइड लाइफ टाइम इम्यूनिटी, अगर एक बार इसका इन्फेक्शन हो जाता है तो सिंगल टाइम इन्फेक्शन प्रोवाइड लाइफ टाइम इम्यूनिटी प्रोवाइड करा देगा। तो प्रोवाइड लाइफ टाइम इम्यूनिटी, जिंदगी भर के लिए उसमें क्या डेवलप हो जाएगी, इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। तो आपको याद रखना है, अगर यहाँ पर मीजल्स का किसी पर्सन को या किसी बच्चे को एक बार इन्फेक्शन हो जाता है तो लाइफ टाइम उसको क्या मिल जाती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करवा दी जाती है। बात करें इसकी कि जो सेकेंड अटैक रेट होती है, यहाँ पर सेकेंड अटैक रेट होती है, वो कितना परसेंट देखने को मिलेगा, 0% होती है। लेकिन यहाँ पर जो सेकेंड अटैक रेट होती है, एक होता है सेकेंड अटैक रेट, और सेकेंड अटैक रेट का मतलब होता है एक ही डिजीज के वापस से होने के जो चांसेस होते हैं उसे सेकेंड अटैक कहते हैं। सेम पर्सन में सेम डिजीज के वापस से रिकरेंस के चांसेस को क्या कहा जाता है, सेकेंड अटैक रेट के नाम से जानते हैं। लेकिन बात करें सेकेंडरी अटैक रेट की, सेकेंडरी अटैक रेट, अब सेकेंडरी अटैक रेट क्या होती है इसके बारे में मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ है। तो सेकेंडरी अटैक रेट का मतलब होता है इन्फेक्टियस टू अदर, वो कोई डिजीज है जो कि दूसरे पर्सन को कैसे या कितना क्या कर सकती है, इन्फेक्शन पहुंचा सकती है, इन्फेक्शन को ट्रांसमिट कर सकती है। एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जो फैलने की दर होती है, रेट होती है, उसे सेकेंडरी रेट के नाम से, सेकेंडरी अटैक रेट के नाम से जानते हैं। तो इन्फेक्टियस टू अदर पर्सन, इन्फेक्टियस टू अदर पर्सन, दूसरे पर्सन को इन्फेक्ट करने की जो इसकी रेट होती है उसे सेकेंडरी अटैक रेट के नाम से जानते हैं। और सेकेंडरी अटैक रेट होती है मीजल्स की, वो 80% देखने को मिलेगा। यानी एक पर्सन है, वो 80% दूसरे पर्सन में चांसेस होते हैं कि एक पर्सन से अगर उसके क्लोज कांटेक्ट में रहेगा तो दूसरे पर्सन में 80% चांसेस है कि उस दूसरे वाले पर्सन को भी हो सकती है। तो यहां पर अपन ने देख लिया है, सिंगल अटैक रेट होती है प्रोवाइड लाइफ टाइम इम्यूनिटी प्रोवाइड करा देगा। एक बार अगर किसी को मीजल्स का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसमें लाइफ टाइम इम्यूनिटी क्या हो जाती है, प्रोवाइड हो जाएगी। बात करते हैं सेकंड अटैक, तो सेकंड अटैक रेट 80% मेनली देखने को मिलती है। बात करेंगे इसमें, तो चाइल्ड होता है, यहाँ पर चाइल्ड इज हाईली इन्फेक्टियस होता है ड्यूरिंग द प्रीरेप्टिव और इरेप्टिव स्टेज के दौरान। अब बात करें कि किस एज में या कौन सी स्टेज में ये फैल सकती है, तो अपन बात करेंगे कि जो प्रीरेप्टिव स्टेज और इरेप्टिव स्टेज होती है, मेनली जो स्टेज होती है मीजल्स की 3 स्टेज होती है, प्रीरेप्टिव स्टेज, इरेप्टिव स्टेज एंड पोस्ट मीजल स्टेज। तो जो प्रीरेप्टिव स्टेज और इरेप्टिव स्टेज होती है, इसमें मेनली ये इन्फेक्ट कर सकती है दूसरे पर्सन को। कैसे कर सकती है, क्योंकि इसमें जो वायरस होता है मेनली
मेनली पाया जाता है। तो यहां पर आपको याद रखना है कि इन्फेक्टियस इन्फेक्टियस स्टेज कौन कौन सी हो सकती है, उसमें कौन कौन से फेज में या किस तरीके से फैल सकता है। तो बात करेंगे इन्फेक्टियस कैसे हो सकता है, तो यहां पर अपन को बात करनी है कि इन्फेक्टियस किस तरीके से हो सकता है। तो अपन बात करेंगे कौन कौन से स्टेज में हो सकता है। तो यहां पर प्री इरप्टिव एंड इरप्टिव स्टेज, इरप्टिव और प्री इरप्टिव स्टेज में मेनली इन्फेक्शन ट्रांसमिट कर सकती है। क्यों कर सकती है, क्योंकि जो वायरस होता है वो किसमें पाया जाता है, वायरस आर फाउंड इन सलाइवा, जो पर्सन होगा उसकी सलाइवा में यानी कि लार में पाया जाता है। बात करें कि ये टीयर्स में भी हो सकता है, आंसू में हो सकता है। बात करें नेजल थ्रोट और माउथ सिक्रेशन में, नेजल थ्रोट एंड माउथ के जो सिक्रेशंस होते हैं उनमें भी पाया जा सकता है। बात करते हैं इसके बाद में, ये ब्लड में होगा, यूरिन में होता है, जो वायरस प्रेजेंट होगा, ब्लड यूरिन स्टूल, इन सभी में क्या पाया जाता है, वायरस पाया जाता है। इसीलिए ये क्या कर सकता है, प्री इरप्टिव और इरप्टिव स्टेज में एक पर्सन से दूसरे पर्सन में फैल सकता है और उसकी जो सेकेंडरी अटैक रेट होती है 80% होती है। तो ये मेनली देखने को मिलेगा। बात करते हैं इसका पीरियड ऑफ आइसोलेशन की, किसका पीरियड ऑफ आइसोलेशन, अगर कोई पर्सन को क्या हो गया है, यहाँ पर पीरियड ऑफ आइसोलेशन की बात करेंगे कि मीजल्स में मेनली क्या देखने को मिलता है। तो मीजल्स का जो पीरियड ऑफ आइसोलेशन होता है, कितने दिन तक उस पर्सन को आपको आइसोलेट करके रखना है, तो 7 से 10 दिन के लिए, 7 to 10 डेज के लिए पर्सन को क्या करना है, आइसोलेट करना है। अब आइसोलेशन कौन सी कैटेगरी में जाता है या कौन से लेवल का प्रिवेंशन है, अपन ने पढ़ा हुआ है। आइसोलेशन होता है वो सेकेंडरी लेवल का प्रिवेंशन होता है। बात करें क्वारंटाइन की, तो क्वारंटाइन क्या है, प्राइमरी प्रिवेंशन होता है। तो ये अपन ने पढ़ा हुआ है, तो यहां पर अपन डील करेंगे। बात करते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में, एमओटी के बारे में। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन होता है वो मेनली कौन सा देखने को मिलेगा, ड्रॉपलेट देखने को मिलता है। ड्रॉपलेट का मतलब होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से जो भी सिक्रेशंस निकलते हैं, खांसने छींकने से फैलता है। तो ड्रॉपलेट यानी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से मेनली ये फैलता है, खांसने छींकने से फैलेगा। एयरबोर्न हो सकता है, एयर में जाके फैल सकता है। तो मेनली क्या होगा, रेस्पिरेशन ट्रैक्ट से होता है, ड्रॉपलेट होगा। इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन देखने को मिलेगा। बात कर लेते हैं आईपी की इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है। तो इंक्यूबेशन पीरियड की बात करें तो 10 to 14 डेज का देखने को मिलेगा, 10 से 14 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलता है। मीजल्स की वैक्सीनेशन की बात करेंगे कि वैक्सीनेशन मीजल्स और रुबेला की 9 to 12 मंथ पर दी जाती है। तो एससी सबक्यूटेनियस देंगे 0.5 ml देते हैं, और यहाँ पर कहां पर दी जाती है, राइट आर्म में दी जाती है, राइट अपर आर्म में देते हैं। तो ये सब अपन ने पहले पढ़ा हुआ था वैक्सीनेशन के बारे में। अब इसके बारे में आगे पढ़ते हैं, इसकी स्टेजेस के बारे में कि कौन कौन सी स्टेज होती है। और मेनली जो आपके कॉप्लिक स्पॉट मेन है सबसे ज्यादा, अगर आप कुछ भूल सकते हैं भूल जाओ, लेकिन आपको मेनली याद रखना है इसमें कॉप्लिक स्पॉट के बारे में कि कॉप्लिक स्पॉट क्या होते हैं। कॉप्लिक स्पॉट को आपको कभी नहीं भूलना है, क्योंकि कॉप्लिक स्पॉट से मेनली एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और मैक्सिमम एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि कॉप्लिक जो स्पॉट बनते हैं कौन सी डिजीज में बनते हैं, सीधा सा एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको 1 नंबर दिला करके चला जाएगा। और आपने अगर गलत कर दिया तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग या 1/4 नेगेटिव मार्किंग में भी जा सकते हो। तो आपको याद रखना है कि जो कॉप्लिक स्पॉट बनते हैं किसमें बनेंगे, मीजल्स में बनते हैं। कॉप्लिक स्पॉट क्या होते हैं, आपकी जो बकल म्यूकोसा होती है, बकल म्यूकोसा कहां पर होती है, इनर जो ईयर जो आपके चिक होते हैं, चिक के अंदर वाली जो म्यूकोसा होती है, अंदर की साइड जो चिक में गाल के अंदर में जो म्यूकोसा पाई जाती है वहां पर किसे कहते हैं, बकल म्यूकोसा के नाम से उसको जानते हैं। अब बकल म्यूकोसा में क्या होगा, वहां पर व्हाइटिश पर्पल साल्ट टेबल क्रिस्टल लाइक जो स्ट्रक्चर, जो साल्ट क्रिस्टल लाइक यहां पर क्या बन जाएंगे, वहां पर
अपीयरेंस देखने को मिलेगा, और वो क्या होता है, या तो ब्लूइश होंगे या व्हाइट ब्लूइश होते हैं, जिनका की बेस होगा, नीचे से क्या होते हैं दाने, वो लाल देखने को मिलेगा, तो इसी को नाम दिया जाता है यहाँ पर कॉप्लिक स्पॉट के नाम से जानेंगे। बात करते हैं इसमें क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन या बात कर ले इसे कहा जाता है साइन एंड सिम्टम के बारे में कि कौन कौन से साइन एंड सिम्टम आएंगे। बात करते हैं इसकी फेजेज के बारे में, तो इसमें 3 टाइप की फेज आती है, तो फेज या स्टेज लिख सकते हैं आप साइन एंड सिम्टम में कि स्टेज ऑफ द मीजल्स, मीजल्स की वो कौन कौन सी स्टेज होती है, कौन कौन सा इसमें साइन एंड सिम्टम आएगा। फर्स्ट नंबर पे बात करते हैं तो प्री इरप्टिव, प्री इरप्टिव स्टेज के नाम से फर्स्ट स्टेज इज आल्सो नोन एज द प्री इरप्टिव स्टेज या प्रोड्रोमल स्टेज के नाम से इसको जाना जाता है। प्रोड्रोमल स्टेज या प्री इरप्टिव स्टेज के नाम से इसको मेनली जाना जाता है। तो बात करते हैं कि प्री इरप्टिव स्टेज या प्रोड्रोमल स्टेज क्या होती है। ड्यूरेशन की बात करें तो प्री इरप्टिव स्टेज की ड्यूरेशन होती है वो कितने दिन की देखने को मिलेगी, तो 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। तो इसीलिए आपको कहा जाता है जब भी आप कहीं उलझते हैं तो थोड़ा सा देख करके उलझना, क्योंकि 4 दिन की चांदनी उसके बाद में वापस से घोर अंधेरी रात आने वाली है। तो ड्यूरेशन की बात करें तो इसका जो ड्यूरेशन होता है केवल 4 दिन का देखने को मिलेगा। उसके बाद में बात करते हैं कि फर्स्ट कंप्लेन क्या होती है, तो बच्चे में होगा तो इसमें जो फर्स्ट कंप्लेन आएगी वो क्या करेगा, बच्चा है वो उसको क्या कंप्लेन होगी, सबसे पहले कि उसको हाई ग्रेड फीवर देखने को मिलेगा। हाई ग्रेड फीवर में अब कितना हो सकता है, हाई ग्रेड फीवर 103 से लेकर के 105 डिग्री फ़ारेनहाइट का यहाँ पर उसको फीवर या बॉडी का टेम्परेचर होगा। 103 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट देखने को मिलता है, इंडिकेटिव साइन होता है ये प्रीएम्प्टिव स्टेज का। अब इसमें क्या क्या देखने को मिल सकता है, बात करें इसको कफिंग होगा, कफ होता है, कोराइजा देखने को मिलेगा, कफ कोराइजा। और कोराइजा का मतलब की बात करें कि कोराइजा क्या होता है, तो इन्फ्लामेशन ऑफ द नेजल म्यूकोसा, जो नेजल की म्यूकोसा होती है, जो नाक के अंदर पाई जाने वाली जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, म्यूकोसा होती है, उसका इन्फ्लामेशन हो जाता है, तो उसे नाम दिया जाता है कोराइजा के नाम से या कोराइजा के नाम से इसको जाना जाता है। तो बात करेंगे कफिंग होगा, कोराइजा होगा, और उसके बाद में जो मेनली देखने को मिलते हैं यहाँ पर कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलेगा, कंजक्टिवाइटिस। अब कंजक्टिवाइटिस क्या होता है इसका भी मीनिंग जान लीजिए, इन्फ्लामेशन ऑफ जो कंजक्टाइवा, कंजक्टाइवल इन्फ्लामेशन, कंजक्टाइवल इन्फ्लामेशन देखने को मिलता है, यानी इन्फ्लामेशन ऑफ द कंजक्टाइवा इज नॉन एज द कंजक्टिवाइटिस के नाम से इसको जाना जाता है। बात करें इसमें लैक्राइमेशन होगा। अब लैक्राइमेशन क्या होता है, तो लैक्राइमेशन का मीनिंग होगा कि यहाँ पर टीयरिंग होगी, यानी लैक्राइमेशन जो लैक्रिमल ग्लैंड होती है, लैक्रिमल ग्लैंड का क्या काम होता है, वहां पर अश्रु ग्रंथि के नाम से इसको जाना जाता है। तो लैक्राइमेशन का मतलब होता है यहाँ पर आपकी आंखों से क्या बह रही है, अश्रु धाराएं बह रही है, आंखों से आंसू आ रहे हैं। अब यहाँ पर किसी की याद में नहीं आ रहे हैं मेरे दोस्तों, कोई आपको आपकी जीएफ छोड़कर चली गई है, सोना बाबू छोड़कर चला गया है, तो उसकी याद में नहीं आ रहे मेरे दोस्तों। यहाँ पर मीजल्स की वजह से लैक्राइमेशन हो रहा है, तो हमेशा आपको पॉजिटिविटी में ही चलना है। यहाँ पर ये नहीं कि यहाँ पर आंसू आ रहे हैं तो कोई बेचारा रो रहा है सोना बाबू के प्यार में, ऐसा नहीं है। यहाँ पर उसको क्या हो चुका है दोस्तों, मीजल्स हो चुका है, और इसलिए उसकी आंखों में क्या आ रहे हैं, आंसू आ रहे हैं। बात करते हैं उसके बाद में उसको फोटोफोबिया देखने को मिल सकता है। फोबिया, अब फोटोफोबिया का मतलब, फोबिया का मतलब आपने पढ़ा हुआ है डर लगना, फोबिया का मतलब होता है डर लगना। अब फोटो का मतलब ये नहीं है कि तू खींच मेरी फोटो से डर लगता है, उसको फोटो खिंचवाने से या सेल्फी लेने से या पिक लेने से किसी तरीके का कोई डर नहीं लगता है। फोटोफोबिया का मतलब होता है फियर फ्रॉम
फियर फ्रॉम लाइट, फियर फ्रॉम लाइट। अब वो जब भी आपके धूप में जाएगा तो उसको क्या लगेगा, डर लगेगा। बाहर रोशनी में जाएगा तो उसको क्या लगता है, डर लगता है। उसको फोटो खिंचवाने से डर नहीं लगता है, तो खींच मेरी फोटो से उसको डर नहीं लगेगा। उसको डर लगेगा तो लाइट से लगेगा। तो ये पूरी तरीके से इसमें सिम्टम देखने को मिलेगा। और उसकी जो आई होती है, कंजक्टिवाइटिस हुआ है तो उसकी वजह से उसकी आई होगा वो कैसी हो जाएगी, रेडिश देखने को मिलेगी। यहाँ पर गुलाबी आंखें देखने को मिल सकती है, रेडिश या फिर पिंक आई देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर मेनली अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पिंक आई किसमें देखने को मिलती है, तो वहां पर आपको एग्जाम में आंसर देना होता है कि गुलाबी आंखें जो तेरी देखी तो दीवाना दिल ये हो गया। तो यहाँ पर ये नहीं है मेरे दोस्तों, यहाँ पर पिंक आई का मतलब होता है कि उसको क्या हो चुका है। आपकी सोना बाबू की आंखें अगर आपको पिंक कलर की दिखाई दे रही है तो समझ जाना है कि सोना बाबू को क्या हो चुका है, आपके कंजक्टिवाइटिस हो चुका है। तो कंजक्टिवाइटिस में मेनली जो आईज होती है वो कौन सी हो जाती है, पिंक आई देखने को मिलती है। और आप अगर पिंक आई देखकर भी नहीं सुधरते हैं और यहाँ पर आप गाने गाने लग जाते हैं कि गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, तो फिर आपके साथ में क्या हो सकता है, आप सोच सकते हो आपको भी क्या देखने को मिल सकता है, कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। तो इसीलिए आपको सोच समझ करके संभल कर चलना है कि मंजिल को बुलाकर जिया तो क्या जिया, है दम तुझमें तो उसे पाकर दिखा। लिख दे खून से अपने कामयाबी की कहानी और बोल दे उस किस्मत को कि है दम तुझमें तो उसे मिटा कर दिखा, है दम तुझमें तो उसे मिटा कर दिखा। कि जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है, परों को खोल जमाना उड़ान देखता है। मिला है हुस्न तो हुस्न की हिफाजत कर, ऐ संभल कर चल तुझे मेरे यार सारा जहान देखता है। कि जिंदगी में हर शौक यूं पाला नहीं जाता, कांच के टुकड़ों को आसमान में यूं उछाला नहीं जाता। और मेहनत करने से हो जाती है हर मुश्किल आसान, क्योंकि हर काम को किस्मत के सहारे टाला नहीं जाता, टाला नहीं जाता। इसलिए आपको कभी भी आपकी किस्मत को दोष नहीं देना है, क्योंकि किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते, और किस्मत तो उनके भी होती है जिनके लकीर नहीं होती हाथों में, और किस्मत तो उनकी भी होती है जिनके हाथ ही नहीं होते हैं। तो इसीलिए आपको एक पॉजिटिव माइंड सेट करना है, मेहनत पर विश्वास करना है, किस्मत के रोजने आपको नहीं रोने हैं। यहाँ पर आगे अपन बात करेंगे, ये अपन ने पढ़ा है, कौन सी स्टेज पढ़ी, प्रीरेप्टिव स्टेज पढ़ी है। बात करते हैं सैक इसके बाद में कि यहाँ पर कॉप्लिक स्पॉट आएगा। तो कॉप्लिक स्पॉट क्या होता है, मेनली आपको देखने को मिलेगा कॉप्लिक स्पॉट। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको अगर कहीं से कुछ याद रखना है तो यही याद रखना है, सब कुछ भूल जाना मेरे दोस्तों। लेकिन आप कॉप्लिक स्पॉट को भूल गए तो एक नंबर तो आपका जाएगा ही जाएगा, साथ में नेगेटिव मार्किंग और ले जाएगा अगर आपने गलत कर दिया। तो यहां पर आपको 5 स्टार क्वेश्चन मार्क लगा करके लिखना है। कॉप्लिक स्पॉट क्या होते हैं, तो कॉप्लिक स्पॉट कब आते हैं, सबसे पहले तो कब देखने को मिलेगा, तो इरेप्टिव स्टेज में कौन से दिन देखने को मिलेगा, तो थर्ड डे पर आता है कॉप्लिक स्पॉट होगा। इरेप्टिव स्टेज में कब देखने को मिलता है, मेनली थर्ड डे पर देखने को मिलता है। क्या होता है, तो बक्कल म्यूकोसा पर लाइक द टेबल साल्ट क्रिस्टल की तरह देखने को मिलेगा। तो कहां पर देखने को मिलता है, तो मेनली ये देखने को मिलेगा बक्कल म्यूकोसा। अब बक्कल म्यूकोसा क्या होती है, जो आपके गाल होते हैं, चिक होते हैं, उनके अंदर में जो लेयर पाई जाती है म्यूकोस लेयर, वहां पर देखने को मिलेगा। तो कॉप्लिक स्पॉट आर प्रेजेंट एट द थर्ड डे पर होते हैं, और कहां पर होंगे, बक्कल म्यूकोसा पर होंगे। अब ये कैसा दिखाई देता है, तो ये टेबल लाइक द टेबल साल्ट क्रिस्टल की तरह देखने को मिलेगा म्यूकोसा पर, लाइक टेबल साल्ट क्रिस्टल की तरह ये देखने को मिलता है। तो यहाँ पर टेबल साल्ट क्रिस्टल की तरह देखने को मिलेगा। बात करते हैं कि कैसा देखता है, कैसा होता है, तो यहाँ पर कलर की बात कर ले तो ये व्हाइट एंड ब्लूइश कलर का देखने को मिल सकता है, व्हाइट और ब्लूइश कलर का देखने को मिलेगा, जिसका बेस होगा विथ रेड बेस के साथ में। जहां पर बेबी को बेस पसंद है, कौन सा पसंद है, यहाँ पर रेड बेस पसंद है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, मेनली सब कुछ भूल जाना, कॉप्लिक स्पॉट को मेजल्स में कभी नहीं भूलना है। कौन से स्टेज में आते हैं, प्रीरेप्टिव या प्रोड्रोमल स्टेज में आएंगे, कौन से दिन आते हैं, थर्ड डे पर आते हैं, क्या होता है। तो यहाँ पर मेनली जो बक्कल म्यूकोसा होती है उस पर मेनली क्या होंगे, व्हाइट और ब्लूइश कलर के क्या देखने को मिलता है,
व्हाइट और ब्लूइश कलर के टेबल साल्ट लाइक क्रिस्टल देखने को मिलेगा, जो कि व्हाइट कलर का या ब्लूइश कलर का होगा, और उनका जो बेस होता है रेड कलर का होगा। तो यहाँ पर बेबी को बेस पसंद है, कौन सा पसंद है, रेड कलर का पसंद है। तो ये याद रखना है, मेनली आपके पब्लिक स्पोर्ट्स से पूछा जाने वाले बहुत से क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएंगे। बात करें कि पब्लिक स्पोर्ट होता है मेनली कहां पर देखने को मिलता है, तो जो लोअर इंसाइजर टीथ होते हैं, तो यहाँ पर मेनली कहां पर देखने को मिलेगा, तो अपोजिट द सेकंड लोअर मोलार टीथ। तो यहां पर जस्ट अपोजिट द सेकंड मोलार टीथ, जो सेकंड मोलार टीथ होते हैं, सेकंड मोलार टीथ पर मेनली ये देखने को मिलता है। तो सेकंड मोलार टीथ के अपोजिट साइड में ये देखने को मिलेगा। तो कॉप्लिक स्पोर्ट कहां पर देखा जाता है, बक्कल म्यूकोसा पर होगा, और बक्कल म्यूकोसा में भी इस पर से पूछ लिया जाए तो कहां पर होगा, जस्ट अपोजिट द सेकंड मोलार टीथ। सेकंड लोअर मोलार टीथ होता है जस्ट अपोजिट द सेकंड लोअर मोलार टीथ पर ये मेनली देखने को मिलेगा। उसके अपोजिट साइड में, सेकंड लोअर मोलार टीथ के अपोजिट साइड में ये देखने को मिलता है। बात करेंगे इसके आगे इरेप्टिव स्टेज के बारे में, तो इरेप्टिव स्टेज के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपको एक एक क्वेश्चन को याद रखना है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पर ये स्टेज रहती है। इससे आगे बढ़ेंगे कि यहाँ पर इरेप्टिव स्टेज क्या होती है। तो इरेप्टिव स्टेज में सिमेट्रिकल क्या बनने लग जाएगा, टिपिकल डस्की रेड कलर के क्या आने लग जाते हैं, यहाँ पर रैशेज आने लग जाएंगे। और मीजल्स में सबसे पहले जो रैशेज देखने को मिलते हैं कहां मिलते हैं, तो यहां से मैं आपको 3 क्वेश्चन डील कराने वाला हूं कि रैशेज सबसे पहले कहां पर आते हैं, कौन सी डिजीज में। तो सबसे पहले बात करते हैं चिकन पॉक्स के। चिकन पॉक्स में सबसे पहले जो आपके रैशेज होंगे कहां पर अपीयर होते हैं, तो चिकन पॉक्स में जो रैशेज आते हैं सबसे पहले आएंगे, कहां पर आएंगे जल्दी से बता दो मेरे दोस्तों। तो वहां पर जो बॉडी पार्ट होता है उसके सेंटर ऑफ चेस्ट में देखने को मिलेगा। फर्स्ट अपीयर होते हैं चिकन पॉक्स में, सेंटर ऑफ चेस्ट में देखने को मिलेगा। सेकंड की बात करते हैं मीजल्स में, तो मीजल्स में जो सबसे पहले आता है कहां पर आएंगे रैशेज, रेट्रो ऑरिकल आते हैं, बिहाइंड द ईयर आएगा, कान के पीछे देखने को मिलते हैं। बात करते हैं रूबेला की, तो रूबेला में जो सबसे पहले रैशेज बनते हैं कहां पर बनते हैं, तो फेस पर मेनली देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर अलग अलग टाइप से आपके 3 क्वेश्चन मैं नोट करवाने वाला हूं, आप नोट कर लीजिए जल्दी से कि सबसे पहले कहां पर कौन सा बनता है। तो बात करेंगे यहां पर कि इरेप्टिव स्टेज के बारे में, सिमेट्रिकल डस्की रेड कलर के रैशेज अपीयर होने लग जाएंगे। यहां पर सेकंड स्टेज है इरेप्टिव। इरेप्टिव का मतलब होता है कि यहां पर अब रैशेज आना स्टार्ट हो गए हैं, तो क्या होगा, इरेप्टिव स्टेज की बात करते हैं, यहां पर क्या होगा, रैशेज अपीयर होने लग जाएंगे। और कहां पर रैशेज आते हैं, सिमेट्रिकल टिपिकल रैशेज आएंगे, जो रैशेज आएंगे, रैशेज अपीयर होने लग जाएंगे। और रैशेज होते हैं अपीयर होंगे फर्स्टली कहां पर होते हैं, सबसे पहले कहां पर अपीयर होंगे, तो रेट्रो ऑरिकल देखने को मिलेगा। रेट्रो ऑरिकल, रेट्रो ऑरिकल का मतलब होता है बिहाइंड द ईयर, बिहाइंड द ईयर, ईयर के पीछे, कान के पीछे यहां पर मेनली देखने को मिलता है। ऑरिकल होती है, ऑरिकल के पीछे देखने को मिलेगा यहां पर, तो इसे रेट्रो ऑरिकल के नाम से जानते हैं। तो बिहाइंड द और रेट्रो ऑरिकल होता है, रेट्रो ऑरिकल का मतलब है कान के पीछे देखने को मिलेगा। बात करते हैं कि कलर कौन सा होगा, तो ये कलर में कैसे होते हैं, डस्की रेड, बिल्कुल रॉयल कलर के, लाल सुरंग, एकदम लोहे की तरह, जैसे लोहे को तपाया जाता है वैसे बिल्कुल डस्की रेड कलर का ये देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ये कौन से होते हैं, रैशेज अपीयर होंगे सबसे पहले। रेट्रो ऑरिकल होता है, कान के पीछे देखने को मिलेगा विद इन फ्यू आवर्स में। अब बात करें कि विद इन फ्यू आवर्स में ये कहां पर स्प्रेड हो जाएगा, विद इन फ्यू आवर्स, कुछ घंटों में कहां पर आ जाता है, तो बात करेंगे विद इन फ्यू आवर्स में ये स्प्रेड टू फेस, फेस पर आ जाएगा। एंड 3 to 5 डेज, और 3 से 5 दिन में, 3 to 5 डेज में कवर एंटायर बॉडी, कवर कर लेता है एंटायर बॉडी। अब एंटायर बॉडी का मतलब होता है कि पूरे शरीर को
कवर कितने दिन में कर लेगा? 3 to 5 डेज में ये पूरी बॉडी में फैल जाता है। तो यहाँ से 3 to 5 डेज में पूरी बॉडी को, एंटायर का मतलब होता है पूरी बॉडी या संपूर्ण बॉडी को क्या कर लेता है? कवर कर लेता है। और उसके बाद में अब जैसे इसने कवर कर लिया तो देन स्टार्ट टू फैट, इसके बाद में ये फैट होना या फूटना या इसका वापस से क्या होने लग जाते हैं? डिसअपियर होने लग जाते हैं, फैट होने लग जाते हैं यहाँ पर। तो वह एग्जाम्पल के तौर पर याद रखना है, इरेप्टिव स्टेज में रैसेज आएंगे, कहां पर आते हैं? तो सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मीजल्स में जो स्टेज होती है इरेप्टिव स्टेज, उसमें रैसेज आएंगे। कलर होता है उनका डस्की रेड, बिल्कुल लाल सुरंग कलर के देखने को मिलेगा। सबसे पहले कहां पर आते हैं? तो सबसे पहले रेट्रो ऑरिकल होता है, कान के पीछे देखने को मिलेगा। तो कान के जस्ट पीछे रेट्रो ऑरिकल देखने को मिलता है। ये ऑरिकल है, ऑरिकल के पीछे देखने को मिलेगा, तो इसीलिए पीछे है तो इसे रेट्रो के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में कुछ फ्यू आवर्स में ये क्या कर लेंगे? पूरे फेस पर आ जाएंगे और एंटायर बॉडी को कवर कर लेते हैं 3 से 5 दिन में। इसके बाद में बात करेंगे पोस्ट मीजल स्टेज की। तो यहाँ पर पोस्ट मीजल स्टेज होती है, उसमें क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती है। अब यहाँ पर जो भी पोस्ट मीजल है, अब मीजल से वो रिकवर होना स्टार्ट हो गया और पोस्ट मीजल स्टेज आ गई है। तो पोस्ट मीजल स्टेज में कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकती है? तो मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है यहाँ पर डायरिया देखने को मिलेगा। और डायरिया क्यों देखने को मिलता है? डायरिया की वजह से अब क्या देखने को मिल सकता है? यहाँ पर बच्चे में ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिल सकता है, उस बच्चे की जल्दी से ग्रोथ नहीं होगी तो ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिल सकता है, या उसमें देखने को मिलेगा। अब ग्रोथ रिटार्डेशन है तो उसमें वेट लॉस देखने को मिलेगा, उस पर्सन का या उस बच्चे का वेट है वो अच्छी तरीके से नहीं बढ़ेगा तो वेट लॉस देखने को मिल सकता है, ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिल सकती है, या फिर उसमें वीकनेस देखने को मिलेगा। बच्चा पूरी तरीके से डल हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगा और लथार्जी हो जाता है। तो यहाँ पर वीकनेस हो जाएगा, वेट लॉस हो जाएगा, ग्रोथ रिटार्डेशन देखने को मिलता है। लेकिन बात करते हैं जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है ओटाइटिस मीडिया की। अभी ये तो क्या है, जनरल कॉम्प्लिकेशन है, पोस्ट मीजल स्टेज में देखने को मिलेगी। लेकिन अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द मीजल्स की मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस क्या होती है? तो आपको आंसर देना है ओटाइटिस मीडिया के बारे में। अब ओटाइटिस मीडिया क्या होता है इसके बारे में भी एक लाइन देख लीजिए। ओटाइटिस मीडिया का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ मिडिल ईयर का जो इन्फ्लामेशन होता है उसे नाम दिया जाता है ओटाइटिस मीडिया के नाम से जानते हैं। तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द मीजल्स की क्या होगी? मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन तो ये देखने को मिलती है ओटाइटिस मीडिया हो सकता है वहां पर मोस्ट अकर हो, लेकिन सीवियर कॉम्प्लिकेशन है मोस्ट कॉमन बट मोस्ट कॉमन एंड सीवियर। मोस्ट कॉमन और जो सीवियर रिएक्शन होती है, मोस्ट कॉमन एंड सीवियर कॉम्प्लिकेशंस इन चिल्ड्रन, मोस्ट कॉमन सीवियर कॉम्प्लिकेशंस क्या होगी इन चिल्ड्रन। अगर चिल्ड्रंस की बात पूछ ली जाए कि मोस्ट कॉमन है, लेकिन मोस्ट कॉमन सीवियर कॉम्प्लिकेशन क्या होगी चिल्ड्रन में, तो वहां पर क्या करवा सकता है? न्यूमोनिया देखने को मिलेगा। या बात करें मोस्ट सीवियर कॉम्प्लिकेशंस के, मोस्ट सीवियर कौन सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है? मोस्ट सीवियर कॉम्प्लिकेशंस, मोस्ट सीवियर कॉम्प्लिकेशंस कौन सी हो सकती है? तो यहां पर, लेकिन ये रेयर होती है, बहुत कम देखने को मिलती है, एसएसपी हो सकता है, सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पेनएन्सेफेलाइटिस देखने को मिल सकता है। तो एसएसपी का मतलब होता है सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पेनएन्सेफेलाइटिस।
तो यहाँ पर ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकती है। बात करें कि यहाँ पर मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन होती है पोस्ट स्टेज में कौन सी देखने को मिलेगी, पोस्ट मीजल स्टेज में तो डायरिया होगा, और डायरिया की वजह से क्या होता है, ग्रोथ रिटार्डेशन हो सकता है उस पर्सन में या उस बच्चे में, वेट लॉस होगा और बच्चा होगा वो बिल्कुल लेथार्जी हो जाएगा। बात करते हैं वीकनेस आ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में पूछा जाए कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द मीजल, आंसर जाएगा उसमें ओटाइटिस मीडिया के नाम से जानता है। अगर बात पूछ ली जाए कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इन द चिल्ड्रन तो यहाँ पर न्यूमोनिया आंसर देना है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए मोस्ट कॉमन सीवियर कॉम्प्लिकेशन ऑफ द मीजल तो आंसर देना है आपको एसएसपी हो सकता है, लेकिन ये बहुत कम होता है। तो एसएसपी का मतलब होता है सब एक्यूट स्क्लेरोजिंग पेन एंसेफेलाइटिस हो सकता है। अब बात करेंगे इसको कि ट्रीट करने के लिए डब्ल्यूएचओ ने कौन कौन से इसको मीजल्स का एलिमिनेशन करने के लिए डब्ल्यूएचओ ने क्या क्या चलाया है, तो कौन कौन से कैंपेन चलाए डब्ल्यूएचओ ने, तो जो डब्ल्यूएचओ की जो स्ट्रेटेजी थी एलिमिनेशन ऑफ द मीजल्स को एलिमिनेट करने के लिए डब्ल्यूएचओ ने कौन कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई है, तो मेनली यहाँ पर 3 स्ट्रेटेजी दी डब्ल्यूएचओ ने। फर्स्ट है कैचअप किया, दूसरा है कीपअप एंड तीसरे नंबर पे जो दिए था वो था फॉलो अप। बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट नंबर की कि यहाँ पर क्या होता है। मेनली सबसे पहले कैचअप देखने को मिलेगा। आप कैचअप का मतलब होता है कि 9 महीने से लेकर के 14 ईयर तक के यानी 9 मंथ टू 14 ईयर तक के जो भी चिल्ड्रन होते हैं उनको पकड़ पकड़ करके आपको मीजल्स की वैक्सीन लगानी है। अब इसमें किसी तरीके की आपने प्रीवियस डोज दी या फिर उसको प्रीवियस इन्फेक्शन हो चुका है मीजल्स का, उससे कोई मतलब नहीं है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द प्रीवियस डोज एंड द इन्फेक्शन ऑफ द डिजीज, इसमें किसी तरीके का कोई मतलब नहीं है। आपको 9 मंथ से लेकर के 14 साल तक के बच्चे को पकड़ना है और उसे पकड़ करके क्या लगा देनी है, मीजल्स की वैक्सीन लगा देनी है। 0.5 ml लगाएंगे, सबकुटेनियस लगाते हैं, राइट अपर आर्म पर इसको लगाना है। तो यहाँ पर पकड़ पकड़ करके उनका वैक्सीनेशन कर दो। डब्ल्यूएचओ ने ये बोला कि कैचअप में क्या करना है, एक आपको वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलाना है, कैंपेन चलाना है और उसमें 9 मंथ से लेकर के 14 साल तक के जो भी बच्चे हैं उनको क्या करना है, सभी को वैक्सीनेशन करना है या वैक्सीनेटेड करना है। तो बात करेंगे डब्ल्यूएचओ मीजल्स एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी के बारे में कि डब्ल्यूएचओ मीजल्स एलिमिनेशन स्ट्रेटेजी क्या क्या स्ट्रेटेजी दी डब्ल्यूएचओ ने मीजल्स को एलिमिनेट करने के लिए, क्या क्या स्ट्रेटेजी बनाई। तो यहां पर मेनली इसने 3 स्ट्रेटेजी बनाई। पहला लिखा इसने कैचअप कैंपेन चलाया। दूसरे में क्या किया, कीप अप चलाया। और कीप अप में क्या किया गया यहाँ पर कि मेनली यहाँ पर रूटीनली वैक्सीनेटेड किया गया। तो 95% केसेस में ये देखने को मिला वहां पर इफेक्टिवनेस। बात करते हैं फॉलो अप में जो भी बच्चे कैचअप क्लिनिक चलाया, आपने कैचअप कैंपेन चलाया, उसके बाद में जो बच्चे पैदा हो रहे थे या न्यूबॉर्न थे जो कि कैचअप के बाद में पैदा हुए, उनको क्या करना है, वैक्सीनेशन करना था। तो यहाँ पर फॉलो अप, कैचअप एंड कीप अप का प्रोग्राम रखा गया। कैचअप का मतलब होता है कि यहाँ पर नेशन वाइड यहाँ पर क्या करनी थी, नेशन वाइड नेशन वाइड क्या करो, वैक्सीनेशन करो। कितने से बच्चों का करना है, तो 9 मंथ से लेकर के 14 ईयर तक के बच्चों को क्या करना है, पकड़ पकड़ के वैक्सीनेट करना है। तो 9 मंथ टू 14 ईयर तक के बच्चों का वैक्सीनेशन करना है। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द, अब इसमें क्या नहीं देखना, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ प्रीवियस डोज एंड मीजल्स इन्फेक्शन,
मीजल्स डिजीज का अगर इन्फेक्शन हुआ है या फिर उसको डोज लगी है, इससे कोई मतलब नहीं है। 9 महीने से लेकर के 14 साल तक का बच्चा अगर आपको दिखता है, पकड़ना है और उसको क्या कर देना है, वैक्सीनेशन कर देना है। तो डब्ल्यूएचओ ने ये कहा, फॉलो अप कैंपेन में एक कैंपेन चलाया और कहा कि जो भी बच्चे 9 मंथ से लेकर के 14 साल तक के हैं, उनको पकड़ पकड़ के आपको वैक्सीनेशन करना है। उसको पहले कोई डोज लगी है या नहीं लगी है, उसको पहले इन्फेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है, या उसको मीजल्स हुई है या नहीं हुई है, इससे कोई लेना देना नहीं है। 9 मंथ से 14 साल का बच्चा दिखे, पकड़ना है और उसको क्या कर देना है, वैक्सीनेटेड कर देना है। बात करें कीप अप की, तो कीप अप में डब्ल्यूएचओ ने क्या कहा, कीप अप में कि इसमें रूटीन वैक्सीनेशन करो, कि जो भी आपका रूटीन वैक्सीनेशन चल रहा है उस रूटीन वैक्सीनेशन को यहाँ पर प्रमोट करना है। और इसके द्वारा आप क्या कर सकते हैं, मीजल्स को क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। तो उसने कवर कर लिया, कितने परसेंट कवर किया, कवर किया इसने एटलीस्ट 95% केसेस में इसने कवर कर लिया। बात करते हैं फॉलो अप की, फॉलो अप में डब्ल्यूएचओ ने क्या कहा, तो सब्सिक्वेंट इसका वैक्सीनेशन करना है। फॉलो अप में क्या करना है, सब सिक्वेंट वैक्सीनेशन आपको क्या करना है, फॉलो अप में सबसिक्वेंट उनका वैक्सीनेशन करना है, सब्सिक्वेंट वैक्सीनेशन करना है, जो कि दो चाइल्ड जो हु आर द बोर्न आफ्टर द कैचअप कैंपेन के बाद में जो कि पैदा हुए हैं, उन बच्चों का क्या करना है, इनका सब्सिक्वेंट वैक्सीनेशन करना है। तो कंपेयर सब्सिक्वेंट वैक्सीनेशन करो, कंपेयर टू द चिल्ड्रन, compare to children who was born after the catch-up, जो कैचअप के बाद में पैदा हुए हैं उन न्यूबॉर्न का क्या करना है, आपको सब्सिक्वेंट वैक्सीनेशन करना है। तो यहाँ पर अपने बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एक टॉपिक डील कर लिया है, मीजल्स के बारे में अपन ने पढ़ लिया है कि मीजल्स क्या होती है। अब मीजल्स के बारे में अपन ने पढ़ लिया है, तो मीजल्स के बाद में अपन पढ़ने वाले हैं मीजल्स मम्स के बारे में पढ़ेंगे कि मम्स क्या होता है। मीजल्स से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है आपका। मेनली यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, इंक्यूबेशन पीरियड 10 से 14 दिन का होता है। कहीं से होता है, वायरस से होता है। वायरस में कौन सा होता है, तो पैरामीटो वायरस से होता है। कौन सा वायरस है, आरएनए वायरस होता है। मेनली ये देखने को मिलेगा। मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो यहाँ पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से देखने को मिलता है, ड्रॉपलेट से मेनली देखने को मिलेगा। आगे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका ध्यान रखना है आपको कि मेनली इसमें कॉम्प्लेक्स स्पॉट होते हैं। कॉम्प्लेक्स स्पॉट क्या होते हैं, तो ये यहाँ पर स्टेबल साल्ट लाइक क्रिस्टल देखने को मिलेगा। कहां पर देखने को मिलता है, बक्कल म्यूकोसा पर देखने को मिलेगा। और कब कहां पर देखेंगे, तो अपोजिट जो लोअर मोलार टीथ होता है उसके जस्ट अपोजिट में देखने को मिलता है। यह अपन ने सब पढ़ा हुआ है। आगे बात करी थी कि कॉम्प्लिकेशन की, तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन होती है ओटाइटिस मीडिया होगा। ओटाइटिस मीडिया का मतलब होता है कि जो आपका मिडल ईयर होता है, अंदर वाला कान होता है, वहां पर इनर ईयर, आउटर ईयर और मिडल ईयर, तो मिडल ईयर का इन्फ्लामेशन हो जाता है, उसे ओटाइटिस मीडिया के नाम से जानते हैं। लेकिन पूछ लिया जाए कि मोस्ट सीवियर कॉम्प्लिकेशन क्या होगा, एसएसपी होता है, सब एक्यूट स्क्लेरोसिस एनसेफेलाइटिस देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं मीजल्स के बारे में। पढ़ लिया अपन ने, तो मीजल्स का दूसरा भाई है मम्स, एमएमआर में पढ़ेंगे मीजल्स मम्स रूबेला। और अपन ने बात करी थी यहाँ पर आइसबर्ग के द्वारा कौन कौन सी नहीं दिखाई जाती है, तो मीजल्स मम्स रूबेला तीनों ही आइसबर्ग के द्वारा नहीं दिखाई जाती है। तो अपन ने पढ़ा था, क्या पढ़ा कि राजा तेरा रानी मेरी। अब क्या क्या है, राजा का मतलब आर से हो गया रेबीज, रूबेला, राजा तेरा टिटनेस और रानी मेरी मीजल्स। तो ये चारों डिजीज होती है, वो कभी भी आइसबर्ग फिनोमेना के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं की जाती है। क्यों नहीं की जाती है, क्योंकि ये इनके जो केस होते हैं कभी भी यहाँ पर एसिम्प्टोमेटिक नहीं होगा, हर हाल में ये सिम्प्टोमेटिक होती है। इसीलिए आपको ज्यादा यहाँ पर किसी तरीके के ज्यादा डायग्नोस्टिक टेस्ट की जरूरत नहीं होती है। आगे बात करने वाले हैं कि यहाँ पर ये केस स्टेज में पाई जाती है, कभी भी कैरियर स्टेज इनकी नहीं होती है। तो यहाँ पर अगर कोई पर्सन होगा तो मेनली आपको कैरियर स्टेज में कभी देखने को नहीं मिलता है, केस स्टेज में ही देखने को मिलेगा। आगे बात करते हैं सेकंड डिजीज के बारे में। तो सेकंड डिजीज लिखी हुई है मम्स। मम्स के बारे में पढ़ेंगे कि मम्स क्या होती है। तो मम्स भी एक होने वाली वायरल डिजीज होती है। तो ये भी किससे होती है, वायरल
डिजीज है। अब वायरल डिजीज है तो वायरस क्या होगा, कौन सा वायरस होता है, तो ये भी क्या है, एक आरएनए वायरस होता है, आरएनए वायरस है। कौन सा वायरस है, आरएनए वायरस है। आगे बात करते हैं कि किसके द्वारा होता है। अब आरएनए वायरस है तो कौन सा है इसमें, तो पॉजिटिव एजेंट क्या होगा, तो पॉजिटिव एजेंट होता है पैरामिक्सो वायरस पैरोडाइटाइटिस। तो वही जो आपका वहां पर भी अपन ने क्या पढ़ा था, पैरामिक्सो, पैरामिक्सो वायरस पढ़ा। अब उसके आगे क्या लिखना है आपको, पैरामिक्सो पैरोडाइटाइटिस, पैरोडाइटाइटिस, पैरोडाइटाइटिस यानी क्या करता है ये वायरस जाकर के मेनली क्या करेगा, जो पैरोटिड ग्लैंड होती है, सलाइवरी ग्लैंड में पैरोटिड ग्लैंड का मेनली क्या कर देता है, इन्फ्लामेशन कर देता है। इसलिए इसको पैरामिक्सो पैरोटाइटाइटिस होता है। क्या करेगा, जाकर के पैरोटिड ग्लैंड का इन्फ्लामेशन करता है। तो पैरोटाइटाइटिस क्या करता है, जाकर के मेनली आपकी जो सलाइवरी ग्लैंड होती है, मेनली पैरोटिड ग्लैंड का यहाँ पर इन्फ्लेक्शन और इन्फ्लामेशन कर देता है। आगे बात करते हैं कि मम्स को किस और नाम से जाना जाता है, तो मम्स इज आल्सो नॉन एज, किसके नाम से जाना जाएगा, तो इसे नाम दिया गया है रूबूला, रूबेला और रूबियोला। तो बात करते हैं तो इसे नाम दिया जाता है रूबूला, रूबुला के नाम से भी जानते हैं। तो मीजल्स इज ऑल्सो नोन एज रूबुला। बात करते हैं मीजल्स की, तो सॉरी मम्स होता है उसे नाम दिया जाता है रूबुला। बात करें मीजल्स की तो मीजल्स का नाम होता है रूबियोला। जबकि बात करेंगे रूबेला की तो उसे नाम दिया जाता है जर्मन मीजल्स के नाम से जानते हैं। तो ये तीन क्वेश्चन भी आपके यहाँ से पूछा जाने वाला, पूछते हैं कि कौन सी एज में होता है। बात करेंगे कि कॉमनली जो एज अफेक्टेड होती है, एज अफेक्टेड एज कौन सी होगी, तो एज कौन सी अफेक्टेड होती है, एज कौन सी मेनली अफेक्टेड होगी, तो यहां पर देखने को मिलेगा कि 5 to 9 ईयर्स वाले चिल्ड्रंस में मेनली ये देखने को मिलता है। तो एज अफेक्टेड होगी 5 to 9 ईयर्स के चिल्ड्रंस में देखने को मिलती है। बात करें मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, कि इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा, तो वही मोड ऑफ ट्रांसमिशन है तीनों का, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से देखने को मिलेगा। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होगा जिसमें मेनली किससे होता है, रेस्पिरेटरी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से देखने को मिलेगा। खांसने, छींकने से, बातें करने से, हंसने से फैलता है। इसे नाम दिया जाता है कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होगा। इंक्यूबेशन पीरियड की बात कर लेते हैं कि आईपी कितना होता है, तो आईपी इसका और यहाँ पे दूसरे भाई साहब रूबेला का दोनों का एक ही होता है, 14 to 21 डे, 14 से लेकर के 21 दिन का, या बात करें 2 to 3 वीक का देखने को मिलेगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि 14 से 21 है या 2 से 3 मंथ वीक दे दिया जाए, तो वहां पर आपको 2 to 3 वीक या 14 to 21 में से जो भी मिले आपको आंसर टिक करना है। तो 14 से 21 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। बात करते हैं यहाँ पर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या होगा, तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में अपन ने पढ़ा था मीजल्स में कि फर्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में फीवर आता है, लेकिन यहां पर क्या देखने को मिलेगा, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में चाइल्ड कंप्लेन करेगा। क्या कंप्लेन करेगा, अगर मान लीजिए आपका नन्ना मुन्ना जो रसगुल्ला है वो बड़ा होकर के 5 से 9 साल का मान लीजिए हो चुका है और बाय द वे उसको इन्फेक्शन हो गया है किसका, मम्स का, तो वो कंप्लेन करेगा ईयर एग की, ईयर एग देखने को मिलेगा। और ईयर एग होता है किसके नाम से, ओटालजिया के नाम से जानते हैं। तो ओटालजिया का मतलब होगा ईयर एग होता है, ओटालजिया, ओटालजिया का मतलब होगा ईयर एग देखने को मिलेगा। अर्थरालजिया का मतलब होता है जॉइंट्स पेन देखने को मिलेगा और ईयर एग का मतलब होता है ओटालजिया। अब या तो 1 ईयर में हो सकता है, 1 साइड के ईयर में देखने को मिलेगा, या फिर बहुत साइड दोनों कानों में देखने को मिल सकता है। तो आपको ध्यान रखना है, बहुत साइड भी हो सकता है, एक साइड में भी होगा। मेनली कब देखने को मिलेगा, तो नाइट टाइम पर, जब बच्चा दिन में तो क्या करता रहता है, शैतानियां करता रहता है, लेकिन नाइट टाइम में जब वो सोता है, तो आपने भी देखा होगा नाइट टाइम में बच्चा दिन भर सारे दिन मौज मस्ती करेगा, बहुत शैतानियां करेगा, लेकिन जब नाइट में आकर के सोता है तो उसको पूरे दुख दर्द याद आ जाते हैं। दिन में जैसे ही दिन होगा बच्चों में खेलने में इतना बिजी हो जाता है, सब कुछ भूल जाता है, लेकिन जैसे ही रात आती है उसको सब कुछ याद आने लग जाता है। उसका कहाँ दर्द हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, सब कुछ उसको याद आने लग जाता है। अब सम टाइम क्या हो सकता है, उसको
फीवर आ सकता है। फीवर क्यों आएगा? तो चिल्स की यहाँ पर फीवर आ सकता है विद चिल्स के साथ में। तो चिल्स के साथ में ये नहीं है कि चिल्स कर रहा है बच्चा, चिल्स का मतलब होता है ठंड लगने के साथ में उसको बुखार आ सकता है। बुखार क्यों आएगा? फीवर क्यों होगा? पेन हो रहा है, तो पेन की वजह से बच्चों में मेनली फीवर देखने को मिलता है। ये कॉमन फाइंडिंग होती है। बात करेंगे यहाँ पर उसके बाद में क्या देखने को मिलेगा, तो मेन जो एग्जाम्पल है या क्वेश्चन है इसका, तो मेनली देखने को मिलेगा इसके बाद पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग। पैरोटिड ग्लैंड स्वेलिंग होगी, और पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग के बाद में देन आपकी जो बाकी बची थी यहाँ पर सब मैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल ग्लैंड, इन दोनों में भी क्या आ जाएगी? सब मैंडिबुलर और सबलिंगुअल ग्लैंड में की भी यहाँ पर स्वेलिंग देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर पूरी तरीके से सबसे पहले देखने को मिलेगा कि बच्चा क्या है, पेन करेगा। फर्स्ट कंप्लेन क्या होती है कि बच्चे को कान में दर्द हो रहा है, उसके बाद में कान में दर्द होने की वजह से क्या हो सकता है, तो फीवर आ सकता है, और फीवर आने के बाद में क्या होगा, पैरोटिड ग्लैंड की स्वेलिंग देखने को मिलेगी, जो मेनली पैरोटिड के बाद में क्या कर लेती है, सब्सिक्वेंटली ये अफेक्ट कर लेती है सब मैंडिबुलर और आपके सबलिंगुअल ग्लैंड में भी चली जाती है यहाँ पर। और ये अब स्वेलिंग है। अब स्वेलिंग तो हो गई, लेकिन ये सबसाइड कब होगी, तो स्वेलिंग सबसाइड होना कब स्टार्ट हो जाती है, तो स्वेलिंग अपने आप क्या हो जाएगी, सबसाइड हो जाती है 1 से 2 वीक में, 1 to 2 वीक में क्या होने लग जाएगी, स्वेलिंग है वो सबसाइड होने लग जाती है, अपने आप क्या होने लग जाती है, ठीक होने लग जाती है। अब इसके बाद में ये क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो गए। इसके बाद में अपन पढ़ते हैं कि इसकी क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकती है। अगर कोई चाइल्ड है उसको क्या हो गया है, मम्स हो गया है, तो उसकी वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो यहाँ पर जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस होती है, मेनिंजाइटिस देखने को मिलेगी चिल्ड्रन में। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन अमंग चिल्ड्रन की बात करें तो वहां पर मेनली देखने को मिलेगा एसेप्टिक मेनिंजाइटिस देखने को मिलेगा। अब एसेप्टिक मेनिंजाइटिस क्या होता है, मेनिंजाइटिस का अपन ने पढ़ा था, एसेप्टिक का मतलब होता है, सेप्टिक का मतलब होता है ड्यू टू द इंफेक्शन, लेकिन एसेप्टिक का मतलब होगा बिना इंफेक्शन के, बैक्टीरियल इंफेक्शन से होता है, उसे सेप्टिक कहते हैं। बात करें बैक्टीरिया के अलावा कोई अगर अदर ऑर्गेनिज्म से देखने को मिलता है तो उसे एसेप्टिक मेनिंजाइटिस के नाम से जानते हैं। तो सेप्टिक और एसेप्टिक मेनिंजाइटिस में इतना ही फर्क होता है कि बैक्टीरिया से होगा सेप्टिक कहलाएगा, और बैक्टीरिया के द्वारा अलावा, बैक्टीरिया के अलावा अगर वायरस, प्रोटोजोआ, फंगस से होता है तो उसे असेप्टिक मेनिंजाइटिस के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर मोस्ट कॉमन जो कॉम्प्लिकेशन होती है मम्स की, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस ऑफ मम्स की जो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है क्या होगा, तो मेनली यहाँ पर एसेप्टिक मेनिंजाइटिस देखने को मिलेगा। और एसेप्टिक मेनिंजाइटिस किसमें देखने को मिलता है, तो मेनली किसमें देखने को मिलेगा, अमंग चिल्ड्रंस में, जो बच्चे होते हैं, चिल्ड्रंस होते हैं, उनमें क्या देखने को मिलेगा, मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। तो यहाँ पर एसेप्टिक मेनिंजाइटिस देखने को मिलेगा। सेकंड नंबर कॉम्प्लिकेशन की बात करें तो वहां पर ऑर्काइटिस हो सकता है, या ऑर्फोराइटिस या ओकाइटिस देखने को मिलेगा। ऑर्काइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस। अगर ऑर्काइटिस का मतलब होगा इन्फ्लामेशन, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कि ऑर्काइटिस का मतलब क्या होता है, तो इन्फ्लामेशन ऑफ टेस्टिस। अगर टेस्टिस का इन्फ्लामेशन होता है तो उसे नाम दिया जाता है ऑर्काइटिस के बारे में। जबकि बात करें ऑर्फोराइटिस का मतलब क्या होगा, तो इन्फ्लामेशन ऑफ ओवरी, ओवरी का अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है ओवरी का, तो उसे नाम दिया जाता है, किस नाम से जानेंगे, तो इसे ऑर्फोराइटिस के नाम से जानते हैं। तो ये दो क्वेश्चन भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब ये मेनली कॉम्प्लिकेशन किसमें देखने को मिलेगा, तो अडल्ट में, और जो अडल्टहुड होते हैं, अडल्ट और अडल्टहुड में देखने को मिलेगा। कौन सा कॉम्प्लिकेशन मोस्ट कॉमन होता है, तो एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि चिल्ड्रंस में मम्स का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, आंसर देना है एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अडल्टहुड में मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या होती है मीजल्स के, तो वहां पर मेल होगा तो ऑर्काइटिस देखने को मिलेगा, फीमेल होगी तो ऑर्फोराइटिस देखने को
मिल सकता है। तो ये भी याद रखना है, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि मेल अडल्ट में मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द अडल्टहुड इन द मम्स में कौन सा होगा मेल में, तो वहां पर ओर्काइटिस देना है, क्योंकि इन्फ्लामेशन है टेस्टिस का, क्योंकि फीमेल में टेस्टिस नहीं होता है। लेकिन पूछ लिया जाए फीमेल अडल्टहुड में मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ मम्स क्या होगा, ऑर्थोराइटिस देखने को मिलेगा। बात करें अब यहाँ पर ऑर्थोराइटिस है तो उसकी वजह से स्टरलिटी देखने को मिल सकती है, स्टरलिटी देखने को मिलेगी। और क्या हो सकता है, इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी और स्टरलिटी में भी आपको डिफरेंस समझना है। स्टरलिटी क्या होती है, स्टरलिटी का मतलब होता है कि जो भी आपकी एग और जो स्पर्म होता है, अगर स्पर्म और एग ही नहीं बनते हैं, अगर कोई मेल है उसमें स्पर्म नहीं बन रहा या फिर फीमेल है उसमें एग नहीं बन रहा है, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट और क्या नहीं बन रहा है वहां पर सेकेंडरी ऊसाइट नहीं बन रहा और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट नहीं बन रहा, तो ये क्या है, स्टरलिटी है। जबकि बात कर इनफर्टिलिटी की तो वहां पर स्पर्म भी बनता है और दूसरे साइड में स्पर्मेटोजोआ बनेगा और सेकेंडरी oocyte भी बनता है, लेकिन किसी अन्य वजह से उसमें क्या नहीं हो पाता है, वहां पर मैच भी होता है, वहां पर शुक्राणु भी आते हैं, वहां पर फीमेल से अंडा भी आता है, स्पर्म भी आता है। लेकिन अगर कोई डिफरेंस होता है या अदर कोई कॉम्प्लिकेशन हो सकती है जिसमें कि इनफर्टिलिटी हो जाए, तो उस स्थिति में उसमें बच्चे नहीं पैदा होते हैं या माँ नहीं बन पाती है, पापा नहीं बन पाएगा, उस वाली कंडीशन को कहा जाता है इनफर्टिलिटी के नाम से उसको जाना जाता है। तो स्टरलिटी हो सकती है, इनफर्टिलिटी होगी। अदर इन्फेक्शन की बात करें तो ये मेनली तीनों इंपॉर्टेंट है। बात करें अदर इन्फेक्शन की कि अदर कॉम्प्लिकेशन या अदर इन्फेक्शन या अदर कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, तो वहां पर मेनली देखने को मिलेगा इसकी वजह से हेपेटाइटिस हो सकता है। हेपेटाइटिस अपन ने कल अच्छे से पढ़ा हुआ है, हेपेटाइटिस का मतलब होता है लीवर का इन्फ्लामेशन हो सकता है, थायरोइडाइटिस हो सकता है, थायराइडाइटिस का मतलब होगा इन्फ्लामेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड हो सकता है। बात करें मायोकार्डाइटिस होगा, मायोकार्डाइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन हो सकता है। किसका हो सकता है, मायोकार्डियम का इन्फ्लामेशन। तो यहां पर आपको इन्फ्लामेशन ऑफ मायोकार्डियम क्या होती है, मायोकार्डियम हार्ट की जो बीच वाली लेयर होती है, मस्कुलर लेयर होती है, उसे मायोकार्डियम कहते हैं। बाहर वाली पेरी होती है और अंदर वाली एंडो होती है, जिसमें कि मेनली वाल्व पाए जाते हैं। थायराइडाइटिस का मतलब होगा इन्फ्लामेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड। जो थायराइड ग्लैंड होती है सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। थायराइड ग्लैंड की बात करें तो सबसे लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, नंबर में 2 पाई जाती है। अगर उनका इन्फ्लामेशन हो गया तो थायरोइडाइटिस के नाम से जाना जाएगा। लीवर का इन्फ्लामेशन हो गया तो इसे नाम दिया जाता है, लीवर के इन्फ्लामेशन को नाम दिया जाएगा हेपेटाइटिस के नाम से जानते हैं। और अगर मोस्ट कॉमन जो लार्जेस्ट ग्लैंड पूछ ली जाए बॉडी की, तो वहां पर आंसर देना है लीवर को। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन घुमाकर पूछ लिया जाए लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द लार्जेस्ट एंडोक्राइनल ग्लैंड की बात आ जाती है, तो वहां आंसर देना होता है, यहाँ पर आपको थायराइड ग्लैंड को आंसर देना है। तो मोस्ट जो सबसे बड़ी एंडोक्राइनल ग्लैंड है डक्टलेस ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड होती है। जबकि बात करें कॉमन अगर लार्जेस्ट ग्लैंड की तो लीवर होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड है। बहुत से क्वेश्चन आपके यहां से क्लियर हो गए हैं। बात करें ट्रीटमेंट की तो यहां पर कोई भी इसका स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं होता है, केवल और केवल इसका सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आपको देना है। जैसे अगर पेन हो रहा है एनाल्जेसिक दे दो, फीवर आया है तो एंटीपायरेटिक दे दो। बात करें फ्लूइड अगर कम हुआ है, डायरिया वगैरह हुआ है, कुछ ऐसी चीज, तो उसको फ्लूइड को मेंटेन करने के लिए, हाइड्रेशन को मेंटेन करने के लिए उसको क्या दे सकते हैं, आप फ्लूइड थेरेपी दे सकते हैं। वैक्सीनेशन की बात करेंगे तो मम्स की जो वैक्सीनेशन होती है वो कैसे लगाते हैं, तो मम्स की वैक्सीनेशन लगाया जाता है 9 to 12 मंथ पर वैक्सीन लगानी है। 9 to 12 मंथ पर लगाएंगे। कितनी लगाते हैं, 0.5 ml लगाते हैं। वैक्सीन कौन सी होती है, तो ये क्या है, लाइव वैक्सीन होती है। बात करते हैं कहां कैसे लगाएंगे, रूट कौन सा होगा, SC होता है। कहां पर लगाते हैं, राइट अपर आर्म पर लगाना है, तो राइट
अपर आम पर इसको लगाया जाता है। तो यहाँ पर आपने सियावर रामचंद्र की जय बहुत से क्वेश्चन है जो यहाँ पर आपने डील कर लिए हैं। आगे बढ़ते हैं थर्ड डिजीज के बारे में, रूबेला के बारे में। तो रूबेला को नाम दिया जाता है जर्मन मीजल्स के नाम से इसको जाना जाता है। अब रूबेला है ये भी क्या है, एक आरएनए वायरस होता है जो कि आरएनए वायरस है, टोगा वायरस फैमिली से या टोगा वायरस होता है। तो आरएनए इज ए टोगा वायरस, आरएनए रूबेला टोगा वायरस से ये फैलता है। तो पॉजिटिव एजेंट की बात करें, रूबेला टोगा वायरस होगा जो कि क्या है, एक आरएनए वायरस होता है। इसे जर्मन मीजल्स के नाम से जानते हैं। जर्मन मीजल्स से क्यों नाम दिया गया, क्योंकि ये जर्मन मीजल्स, क्योंकि जर्मन में ये जो जर्मन का जो फिजिशियन था उसने इसको क्या किया, रूबेला को आइडेंटिफाई किया था और इसको मीजल्स जैसे इसमें सेम कैरेक्टर होते हैं, इसीलिए इसको जर्मन मीजल्स का नाम दे दिया गया। तो यहाँ पर जो जर्मन का जो फिजिशियन था उसने इसको आइडेंटिफाई किया और मीजल्स जैसे कैरेक्टर रखता है, इसीलिए इसको जर्मन मीजल्स के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्लियर होने चाहिए आपके डिस्टिल वाटर की तरह, इसीलिए मैं ज्यादा से ज्यादा आपके लिए एक एक क्वेश्चन करके डील करके, एक एक क्वेश्चन को घुमा करके कहां से क्वेश्चन आ सकता है सभी के बारे में मैं डील करवाता हूं। यहाँ पर आपको बस आपको याद रखना है, यहाँ पर अच्छे से समझना है और उसको अच्छी तरीके से साथ के साथ नोट्स बनाने हैं। तो बात करते हैं रूबेला के बारे में कि रूबेला क्या होता है। ये आपका थर्ड डिजीज है आज की, यहाँ पर मेनली देखने को मिलेगी रूबेला। तो मीजल्स मम्स रूबेला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ये भी क्या होता है, वायरस से होने वाली डिजीज होती है। तो वायरस है, वायरस कौन सा है, ये भी एक क्या होता है, आरएनए वायरस ही होता है। आरएनए वायरस है। अब वायरस होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक आरएनए वायरस होता है, एक क्या होता है, डीएनए वायरस होते हैं। बात करें इसे अदर नेम क्या कहेंगे, तो रूबेला इज ऑल्सो नॉन एज जर्मन मीजल्स के नाम से इसको जानते हैं। तो जर्मन मीजल्स, अब जर्मन मीजल्स क्यों नाम दिया गया, क्योंकि जर्मन के फिजिशियन ने इसको क्या किया, डिस्कवर किया था और मीजल्स जैसे कैरेक्टर रखता है, इसीलिए इसे जर्मन मीजल्स के नाम से जाना जाता है। बात करते हैं कि पॉजिटिव एजेंट क्या होगा, तो पॉजिटिव एजेंट होता है रूबेला टोगा वायरस। रूबेला टोगा वायरस होता है, ये इसका पॉजिटिव एजेंट देखने को मिलेगा कि किससे वजह से होगा, रूबेला टोगा वायरस की वजह से होता है। डिजीज होती है, ऑफन अननोटिफाइड होती है, तो इसीलिए इसको भी क्या नहीं करेंगे, इट इज नॉट रिप्रेजेंटेड बाय द आइसबर्ग फिनोमिना। जो आपने आइसबर्ग फिनोमिना पढ़ा था उसमें भी देखा था कि यहाँ पर आइसबर्ग फिनोमिना के द्वारा इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। तो आइसबर्ग फिनोमिना का आपने पूरा एक क्लास बनाई हुई है, वहां पर एक क्लास पूरा वीडियो बनाया हुआ है, तो वहां से उस क्लास में जाकर के आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। आइसबर्ग फिनोमिना के बारे में बाजीराव नर्सिंग अकेडमी में जाकर के आपको पढ़ना है। चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव नर्सिंग अकेडमी पर कभी संदेह मत करना, कभी भी आपका सिलेक्शन करवाकर आपको नर्सिंग ऑफिसर बनवा सकती है। तो अपने आप पर विश्वास रखें, आपके लिए जो डिलीवर किया जा रहा है बेस्ट से बेस्ट डिलीवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बात करते हैं कि रिप्रेजेंटेड नहीं की जाती है किसके द्वारा, आइसबर्ग फिनोमिना के द्वारा इसको रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। आगे पढ़ते हैं, अब आइसबर्ग फिनोमिना में ऐसी कौन कौन सी डिजीज आती है जिनको की रिप्रेजेंट नहीं किया जाता है। तो यहाँ पर मेनली बात करेंगे राजा तेरा, रानी मेरी, रानी मैंने पटाई है तो रानी मैं रखूंगा, मैं रानी को नहीं देने वाला हूं, आपको राजा दूंगा, ले जा सकते हो आप अपने राजा को। तो याद रखने के लिए मैंने एक जबरदस्त ट्रिक बनाई थी, राजा तेरा रानी मेरी, राजा तेरा रानी मेरी से याद रखना है। आर से याद रखना है रूबेला, जो रूबेला भी क्या है, ये आइसबर्ग के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं किया जाता। तेरा से मतलब होता है टिटेनस, टेटनस नहीं होगा। रानी से मतलब है रूबियोला और रूबियोला का मतलब होता है मीजल्स, आपने अभी पढ़ा है, रूबियोला इज आल्सो नोन एज मेजल। मेरी से मतलब होता है मम्स, तो
मम्स तो तीनों यही हो गए। मीजल्स, मम्स, रुबेला और टिटनेस होता है, ये कभी भी किसके द्वारा, आइसबर्ग फिनोमेना के द्वारा रिप्रेजेंट नहीं की जाती है। क्यों नहीं की जाती है? हमेशा ऑल केस में क्या होती है, केसेस में पाई जाती है, कभी भी कैरियर स्टेज में नहीं होती है। अगर ये डिजीज हुई है तो हमेशा सिम्टोमेटिक होगी, एसिम्टोमेटिक नहीं रह सकती है, इसीलिए इसको आइसबर्ग फिनोमेना रिप्रेजेंट नहीं कर पाता है। आगे बात करेंगे, अगर सिंगल टाइम इन्फेक्शन हो गया तो लाइफ टाइम इम्यूनिटी प्रोवाइड करा देगा। तो सिंगल टाइम इन्फेक्शन प्रोवाइड लाइफ टाइम इम्यूनिटी, लाइफ टाइम के लिए इम्यूनिटी प्रोवाइड करा देता है। तो सेकंड अटैक रेट इसकी भी क्या देखने को मिलेगी, न के बराबर देखने को मिलती है। बात करते हैं यहाँ पर मोड ऑफ ट्रांसमिशन की, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका भी ड्रॉपलेट होगा, और ड्रॉपलेट में मेनली क्या होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक से, खांसने, छींकने से, बोलने से फैलने वाला होता है। तो रेस्पिरेटरी ट्रैक से फैलता है, ये भी रुबेला भी। आगे बात करते हैं, सेकंड नंबर पे क्या हो सकता है, कंजेनाइटल हो सकता है, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। तो कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम भी हो सकता है। फर्स्ट होगा वो क्या होता है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन मेनली की बात पूछे तो ये मेनली होता है, वही होगा ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से होता है। लेकिन सेकंड में पूछ लिया जाए कि कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम हो सकता है, जो कि अगर कोई फीमेल है, भाभी जी है, और भाभी जी को भाभी जी बनने के दौरान या प्रेगनेंसी के दौरान अगर उसको क्या हो गया है, रुबेला का इन्फेक्शन हो गया, तो उससे उसके बच्चे में या उसके नन्हे मुन्ने रसगुल्ले में वो क्या हो सकता है, रुबेला ट्रांसफर हो सकता है। इसीलिए इसे कंजन और जाकर क्या करवा सकता है, कंजेनाइटल रुबेला सिंड्रोम करवा सकता है। बात करें इंक्यूबेशन पीरियड के, तो इंक्यूबेशन पीरियड इसका भी वही देखने को मिलेगा, आईपी की बात करते हैं, मम्स की तरह ही होता है, 14 to 21 डेज का इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलता है। 14 से 21 दिन का यहाँ पर इंक्यूबेशन पीरियड देखने को मिलेगा। डिजीज मोस्ट प्रोन होती है रिप्रोडक्टिव एज वाली फीमेल्स में, जिसमें 40% से फीमेल्स होती है रिप्रोडक्टिव एज में, वो चांसेस होते हैं उनमें रुबेला इन्फेक्शन होने की। अगर मान लीजिए इसको भी क्या है, आइसबर्ग के द्वारा नहीं बताया जाता है। अब इसमें बात करेंगे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की, कि कौन कौन से इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन हो सकते हैं। तो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में फीवर होता है, बॉडी एक को देखने को मिलेगा, सोर थ्रोट देखने को मिलता है। सोर थ्रोट के साथ साथ क्या देखने को मिलेगा, इसमें फोटोफोबिया होगा। तो खींच मेरी फोटो से डर नहीं लगता मेरे दोस्तों, यहाँ पर जब भी वो लाइट या प्रकाश में जाता है तो उसकी वजह से इसको फियर होता है, और इसे ही नाम दिया जाता है फोटोफोबिया के नाम से जानते हैं। तो आपको बहुत से क्वेश्चन है जो आज अपन ने डील करवाए हैं यहाँ से, और आने वाली एग्जाम है मेनली सीएचओ के पर्पज से। तो ये क्लासें हैं कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए, आपको बनाने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है। तो एक एक क्लास को आपको देखना है बिना स्किप किए वीडियो को, क्योंकि क्वेश्चन है कहीं से भी जनरेट होकर के आ सकता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके डील करवाए जा रहे हैं यहाँ पर। आगे बात करेंगे इसमें कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के बारे में, क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। तो यहाँ पर आप क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन लिख लीजिए कि क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन कौन कौन से हो सकते हैं। तो सीएम के बारे में बात करते हैं, यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, फीवर होगा। फीवर के बाद में क्या देखने को मिल सकता है, बॉडी एक हो सकती है, बॉडी में एक होगा। बॉडी एक को नाम दिया जाता है, बॉडी में एक है मतलब बॉडी में क्या हो रहा है, पेन हो रहा है, तो इसे बॉडी एक कहेंगे। सोर थ्रोट देखने को मिल सकता है, शोर थ्रोट देखने को मिल सकता है। फोटोफोबिया देखने को मिलेगा, फोटोफोबिया। फोटोफोबिया का मतलब होता है लाइट से डर लगना या प्रकाश से डर लगना। और सम केसेस में क्या देखने को मिल सकती है, लिम्फ एडिनो पैथी, लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिल सकती है सम केसेस में, या सम टाइम क्या देखने को मिलेगा, लिम्फेडिनोपैथी। लिम्फ नोड में की डिजीज हो सकती है, उनकी साइज होती है बड़ी हुई देखने को मिलेगी, तो यहाँ पर लिम्फेडिनोपैथी देखने को मिल सकती है। बात करते हैं यहाँ पर रैसेज की, कि रैसेज कहां पर आते हैं। तो रैसेज की बात करें, फर्स्टली अपीयर होंगे, कहां पर अपीयर होता है, तो फर्स्टली अपीयर ऑन द फेस, सबसे पहले कहां पर आते हैं, रुबेला में फेस पर आएंगे। बात करते हैं, ये मीजल्स की तरह ही होते हैं, लेकिन लाइक मीजल्स बट लेस इंटेंसली रेड,
लेस इंटेंसली रेड देखने को मिलेगा। और लेस इंटेंसली रेड है तो ये कौन से कलर के हो सकते हैं, पिंकिश कलर के हो सकते हैं। तो बेबी पिंक देखने को मिलेगा या पिंकिश कलर का देखने को मिल सकता है। सबसे पहले कहां पर आएगा, यहां पर मेनली अपन यहां पर 3 क्वेश्चन में आपको दिखाई देता हूं तो स्टार मार्क करके लिख लीजिए कि जो फर्स्टली अपीयर होते हैं, क्या अपीयर होगा, फेस पर मेनली जो इसके रैशेज आते हैं तो रैशेज कहां पर अपीयर होते हैं, तो रैशेज अपीयर होंगे फेस पर। रैशेज अपीयर होते हैं रूबेला में, तो बात करें रूबेला में जो रैशेज आएंगे फर्स्टली कहां पर आएंगे, तो फर्स्टली एपियर होते हैं, कहां पर एपियर होंगे, 3 क्वेश्चन है लिख लीजिए जल्दी से। रैशेज रूबेला में फर्स्टली एपियर होंगे, कहां पर आते हैं, फेस पर आते हैं। बात करें अगर चिकन पॉक्स ही रूबेला की जगह में बात करूं चिकन पॉक्स में, तो चिकन पॉक्स होती है छोटी माता होती है, और छोटी माता में कहां पर देखने को मिलेगा, तो यहां पर मेनली सेंटर ऑफ चेस्ट देखने को मिलता है। बात करते हैं कि मीजल्स में, तो मीजल्स में कहां पर आ रहे थे, मीजल्स में जो फर्स्टली अपीयर हो रहे थे रैशेज वो कहां पर थे, रेट्रोऑरिकल या बिहाइंड द ईयर देखने को मिल रहा था, तो बिहाइंड द ईयर हो सकता है या रेट्रोऑरिकल देखने को मिलेगा। तो रैशेज होते हैं रूबेला में सबसे पहले फेस पर आएंगे, उसके बाद धीरे धीरे पूरी बॉडी में फैल जाता है। बात करेंगे इसके बाद में कि 3 से 5 दिन में क्या हो जाएगा, माइन्यूट डिस्क्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं और फैड हो जाते हैं। 3 से 5 दिन में वापस से फैड होकर के वापस से क्या होने लग जाते हैं, डिस्चार्ज होने लग जाते हैं। बात करते हैं चिकन पॉक्स में सबसे पहले कहां पर रैशेज आते हैं, तो फर्स्टली कहां पर आएंगे, सेंटर ऑफ चेस्ट में आएंगे, चेस्ट पर देखने को मिलता है। बात करें मीजल्स की, तो मीजल्स में रेट्रोऑरिकल होते हैं, कान के पीछे देखने को मिलेगा। अब यहां पर क्या करवा सकता है, कंजेनाइटल रूबेला, रूबेला है अगर प्रेगनेंसी में हो गया तो कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम करवा सकता है। अब कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम होगा, कैसे पता लगेगा, तो अगर कोई बच्चा है, अगर कोई सबसे पहले भाभी जी थी और भाभी जी को रूबेला का इन्फेक्शन हो गया है तो उस बच्चे में कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम देखने को मिलेगा। लेकिन आप कैसे पता करोगे कि बच्चे को कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम है, तो उस बच्चे में जो भाभी जी से इन्फेक्टेड भाभी जी से पैदा हुआ है न्यूबॉर्न, उसमें देखने को मिलेगा कि उसमें जन्म के टाइम पे एट द टाइम ऑफ बर्थ क्या देखने को मिलेगी, आईजीएम एंटीबॉडी प्रेजेंट होगी। बात करें कि जो आईजीजी एंटीबॉडी होती है वो परसिस्ट रहेगी, मोर देन 6 वीक देखने को मिलेगी। तो कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम या सीआरएस कब कहोगे, बात करें सीआरएस की, तो सीआरएस का मतलब होता है कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम के नाम से इसको जाना जाता है, कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम। अब कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम कब कहोगे, इफ द न्यूबॉर्न born from रूबेला पॉजिटिव मदर, अगर कोई न्यूबॉर्न है वो रूबेला पॉजिटिव मदर से पैदा हुआ है और न्यूबॉर्न में क्या देखने को मिलती है, आईजीएम एंटीबॉडी प्रेजेंट है। अगर आईजीएम एंटीबॉडी क्या है, प्रेजेंट है एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के टाइम पर अगर बच्चे में क्या देखने को मिलती है, आईजीएम एंटीबॉडी देखने को मिलती है बर्थ के टाइम पे। और अगर आईजीजी एंटीबॉडी है वो प्रेजेंट होती है, परसिस्ट होती है मोर देन, आईजीजी एंटीबॉडी परसिस्ट मोर देन 6 मंथ, अगर 6 महीने से ज्यादा उसमें क्या है, उसमें क्या देखने को मिले, आईजीजी एंटीबॉडी थी वो 6 महीने से ज्यादा देखने को मिल रही है और आईजीएम एंटीबॉडी है वो बर्थ के टाइम पर अगर प्रेजेंट है तो उसे नाम दिया जाता है कि वो बच्चा है वो कंजेनाइटल मदर से पैदा हुआ है, जहां पर मेनली कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम होगा उस बच्चे को कि वहां पर भाभी जी को इन्फेक्शन था और उसकी वजह से बच्चे में रूबेला का इन्फेक्शन आ गया, जिसकी वजह से आईजीएम एंटीबॉडी प्रेजेंट मिली है। बर्थ के टाइम पर ये मेनली प्रेजेंट नहीं होती है लेकिन आईजीजी एंटीबॉडी होती है, लेकिन वो 6 महीने से ज्यादा देखने को मिलती है। तो इससे साफ संकेत देता है या साफ ये इंडिकेट करता है कि ये इसमें क्या है, उसमें कंजेनाइटल रूबेला का सिंड्रोम हो गया है। बात करें अगर किसी फीमेल को सीआरएस हो गया है तो इसकी कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है, तो सीआरएस की कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बात करते हैं, क्या क्या इसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो
यहाँ पर ये अबॉर्शन करवा सकता है, और अबॉर्शन का मतलब होता है कि बच्चे का प्रीमेच्योर डिलीवरी करवा देगा 22 वीक से पहले, जिसमें बच्चे का वजन होगा 500 ग्राम से कम देखने को मिलेगा। सेकंड नंबर पे स्टिल बर्थ होगा, और स्टिल बर्थ कब देखने को मिलता है? स्टिल बर्थ का मतलब होता है यहाँ पर डेड फीटस की डिलीवरी होगी, और डेड फीटस की डिलीवरी होती है कब देखने को मिलेगा? तो इसकी जो टाइम लिमिट है मोर देन 28 वीक के बाद में, अगर भाभी जी की प्रेगनेंसी 28 वीक से ज्यादा है और उसके बाद में वो क्या कर रही है, स्टिल बर्थ को यानी कि मरे हुए बच्चे को डिलीवरी करवा रही है, जन्म दे रही है, तो उसे स्टिल बर्थ कहेंगे। बात करते हैं आईयूडी की, तो इंट्रायूटेराइन डेथ का मतलब होता है कि भाभी जी का बच्चा है वो मरकर उसी के गर्भ में या उसी के यूट्रस में है 20 वीक के बाद में, तो उसे आईयूडी कहते हैं। अबॉर्शन है 22 वीक के बाद कहलाएगा, और स्टिल बर्थ होता है 28 वीक के बाद में, बच्चे की डिलीवरी हो जाती है मरे हुए बच्चे की, तो उसे स्टिल बर्थ के नाम से जानते हैं। या बात करें 22 वीक के बाद 28 वीक के बाद में होगा तो देखने को मिलेगा स्टिल बर्थ। आगे बात कर सकते हैं ब्लूबेरी क्या हो सकता है, उसमें मफिन लीजन देखने को मिलेगा। अब ब्लूबेरी मफिन लीजन का मतलब क्या होता है? मल्टीपल ब्लूइश कलर के क्या देखने को मिलेगा, ब्लूइश और पर्पलिश कलर के जो स्किन होती है उस पर मेनली रैशेस देखने को मिलते हैं। अब ये क्यों होंगे? ब्लड क्रिस्टल के कारण देखने को मिलेगा, तो उसमें क्या देखने को मिल सकता है? यहाँ पर ब्लूइश कलर के क्या देखने को मिलेगा? रैशेस देखने को मिलते हैं, ब्लूइश पिंकिश कलर के स्किन पर रैशेस देखने को मिलेगा, तो ब्लूबेरी म्यूफिन लीजन करवा सकता है। ब्लूबेरी मफिन लीजन, ब्लूबेरी मफिन लीजन्स करवा सकता है, या फिर करवा सकता है यहां पर क्या हो सकती है? कंजेनाइटल ट्राइड सिंड्रोम हो सकता है, कंजेनाइटल ट्राइड सिंड्रोम। कंजेनाइटल ट्राइड सिंड्रोम का मतलब क्या होता है? सीआरएस, कंजेनाइटल ट्राइड सिंड्रोम। अब कंजेनाइटल ट्राइड सिंड्रोम में कौन कौन से 3 सिंड्रोम आते हैं या कौन कौन से 3 केस आएंगे? तो कंजेनाइटल ट्राइड सिंड्रोम में पहला आता है कि यहाँ पर सीएचडी हो सकती है, कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट होगा, और उसमें मेनली क्या देखने को मिलेगा? पीडीए होगा। पीडीए का मतलब होता है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस देखने को मिल सकता है। कंजेनाइटल उसको कंजेनाइटल क्या देखने को मिल सकती है? डीफनेस देखने को मिल सकती है। कंजेनाइटली बच्चा क्या है? बहरा पैदा हो सकता है, या कंजेनाइटल सेंसरी न्यूरल डीफनेस देखने को मिलेगा। और तीसरे नंबर पे आता है यहाँ पर कंजेनाइटल कैटरैक्ट देखने को मिलेगा। अब कैटरैक्ट की बात करें तो कौन सा होगा? कंजेनाइटल कैटरैक्ट देखने को मिलेगा, या फिर कंजेनाइटल या सेंसरी न्यूरल डीफनेस देखने को मिलेगी। और कंजेनाइटल में कौन सी डीफनेस होती है? सेंसरी न्यूरल डीफनेस। डीफनेस का मतलब होता है कि बच्चा है वो बहरा पैदा होगा। बात करें सीएचडी होगा, पीडीए होती है। बात करते हैं पीडीए का मतलब क्या होता है? पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस। तो डक्टस आर्टेरियोसिस अपने फीटल सर्कुलेशन में पढ़ा था। कैसे बनता है डक्टस आर्टेरियोसिस? तो डक्टस आर्टेरियोसिस कहां बनता है? पल्मोनरी आर्टरी और अरोटा के बीच में, एब्डोमिनल अरोटा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में कनेक्शन पाया जाता है। उसे क्या कहा जाता है? डक्टस आर्टेरियोसिस के नाम से जानते हैं, लेकिन ये जन्म के बाद भी अगर ओपन रह जाता है तो उसे पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस के नाम से जानते हैं। और उसकी जो ड्रग ऑफ चॉइस की बात करते हैं कि पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस है तो इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या होगी? यहाँ पर एंडोमेथासिन देखने को मिलती है। ये क्या है? एनएसएआईडी होती है, जो कि जाकर के प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर होगी। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करती है? पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस को मेंटेन करती है, इसीलिए प्रेगनेंसी में इसको अवॉइड करती है। लेकिन प्रेगनेंसी के बाद भी अगर ये जरूरी होता है बंद होना, अगर लेकिन बंद नहीं हो पाता है तो उसमें क्या देते हैं अपन? एंडोमेथासिन देते हैं। और एंडोमेथासिन क्या है? एनएसएआईडी है, ये जाकर के प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर होती है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या कर रही थी? इसको ओपन कर रही थी। अब प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट कर दिया तो इसको क्या करवा देगी? बंद करवा देती है। इसीलिए ड्रग ऑफ चॉइस होती है एंडोमेथासिन देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं, अगर इन्फेक्शन की बात करें तो ये कब होगा? अगर 11 वीक से कंजेनाइटल ट्राइड सिंड्रोम या फिर सीआरएस की कॉम्प्लिकेशन होती है, ये कब देखने को मिलती है? तो अगर ये बच्चा है वो कब देखने को मिला? कंजेनाइटल ट्राइड सिंड्रोम कब देखने को मिलेगा? लेस देन इन्फेक्शन
अगर भाभी जी को इन्फेक्शन हुआ है लेस देन 11 वीक से पहले, भाभी जी प्रेग्नेंट थी 11 वीक से पहले, अगर भाभी जी को इन्फेक्शन हो गया है तो वहां पर कंजेनाइटल ट्रायड सिंड्रोम देखने को मिलेगा। लेकिन बात करें भाभी जी को इन्फेक्शन हुआ है 11 से 16 वीक के बीच में, तो उसको क्या मिलेगा, सेंसरी न्यूरल केवल। अगर भाभी जी में इन्फेक्शन हुआ, और इन्फेक्शन कब हुआ, 11 से लेकर के 16 वीक के बीच में हुआ है, 11 टू 16 वीक के बीच में हुआ है, बिटवीन द 11 टू 16 वीक, तो वहां पर केवल और केवल एक ही इन्फेक्शन होगा, और वो होगा सेंसरी न्यूरल डीफनेस देखने को मिलेगी। तो 11 वीक से पहले हो गया तो कंजेनाइटल ट्रायड सिंड्रोम आएगा। लेकिन बात करें 11 टू 16 वीक के बीच में हुआ है इन्फेक्शन, बिटवीन द infection between 11 to 16 वीक, अगर 11 से 16 वीक के बीच में हुआ है तो केवल क्या देखने को मिलेगा, सेंसरी न्यूरल डीफनेस, केवल और केवल सेंसरी न्यूरल डीफनेस देखने को मिलेगी। और अगर मान लीजिए आफ्टर द 16 वीक 16 वीक के बाद में होता है तो कोई लाइफ थ्रेटनिंग या फिर कोई सीवियर कॉम्प्लिकेशन, नो सीवियर कॉम्प्लिकेशन, कोई सीवियर कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी। अगर रूबेला इन्फेक्शन 16 वीक की प्रेगनेंसी के बाद हुआ है तो मोर देन 16 वीक की प्रेगनेंसी के बाद में हुआ है तो वहां पर किसी तरीके की कोई सीवियर कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती है। आगे बात करते हैं डायग्नोसिस के बारे में। तो डायग्नोसिस मेनली क्या होती है, यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं होती है, लेकिन अगर डायग्नोसिस की बात कर ले तो इसका जो डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन करेंगे किससे देखने को मिलेगा, तो यहां पर HAI करवाते हैं। HAI में क्या होता है, हिम एग्लूटिनेशन, इनहिबिशन टेस्ट, हिम एग्लूटिनेशन इनहिबिशन टेस्ट करवाते हैं। HAI करेंगे, HAI टेस्ट करते हैं, हिम एग्लूटिनेशन टेस्ट करेंगे। ये कब डेवलप किया गया HAI को, तो 1966 में क्या किया गया, HAI को डेवलप किया 1966 में। अगर वैल्यू होती है टाइटर, रूबेला टाइटर के, इफ द वैल्यू, अभी ये करेंगे और इसमें क्या देखने को मिलेगा, इफ द वैल्यू ऑफ रूबेला टाइटर, अगर रूबेला टाइटर की जो वैल्यू है वो कितनी देखने को मिलती है, मोर देन 1:8 देखने को मिलेगी, तो उसमें चांसेस होते हैं, इंडिकेट करती है कि इसमें क्या है, तो इट इंडिकेट द एक्टिव वायरल 8, अगर मोर देन 1:8 देखने को मिलेगा। अगर वायरल एक वैल्यू होती है रूबेला टाइटर के, अगर रूबेला टाइटर की जो वैल्यू है मोर देन 1:8 देखने को मिलती है तो इट इंडिकेट करती है, क्या इंडिकेट करेगी, एक्टिव वायरल इन्फेक्शन के बारे में बताती है। तो इट इंडिकेट द एक्टिव वायरल इन्फेक्शन के बारे में बताएंगे। आपने बहुत अच्छे से यहाँ पर बहुत अच्छे क्वेश्चन डील कर ले गए हैं। बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के, तो इसमें कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता है, लेकिन बात करें अगर भाभी जी को हो जाता है प्रेगनेंसी के दौरान तो वहां पर रूबेला इम्यूनोग्लोबुलिन देना है, रूबेला इम्यूनोग्लोबुलिन देनी है। कब देनी है, इन प्रेगनेंसी में क्या देना है, यहाँ पर भाभी जी को इमीडिएटली क्या करना है, प्रेगनेंसी में भाभी जी को जल्दी से जल्दी इमीडिएटली क्या करवाना है, वहां पर मेनली देखने को मिलेगा कि इसको रूबेला इम्यूनोग्लोबुलिन देनी है। वो जाकर के क्या करेगी, वहां पर प्रिवेंट कर सकती है, रूबेला से होने वाली कॉम्प्लिकेशन को यहाँ पर प्रिवेंट किया जा सकता है। अगर बात करें वैक्सीनेशन के, रूबेला वैक्सीनेशन के, तो किसमें मेनली फर्स्ट प्रायोरिटी पर उन मेल या अडल्टहुड में या अडल्ट में जो फीमेल होती है चाइल्ड बियरिंग एज में उनको रखा जाएगा। सेकंड नंबर की बात करें तो चाइल्ड जिनको की एज है 1 to 14 ईयर उनको रखा जाता है। थर्ड प्रायोरिटी पर वैक्सीनेशन की बात करें तो 1 ईयर के जो
चाइल्ड होते हैं उनको रखा जाएगा। इफ एनी फीमेल, अब यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, तो यहां पर आप अच्छे से ध्यान देना है आपको कि यहां पर अगर मान लीजिए कोई फीमेल है या भाभी जी है, उसने अगर क्या करवा रखा है, वैक्सीनेशन करवाई है, तो क्या करना है उसको आने वाले, अगर कोई फीमेल है जिसने की वैक्सीनेशन लगवाई है, तो उसको नेक्स्ट आने वाले 3 महीने तक क्या नहीं करना है, किसी तरीके का कोई भी T20 वनडे और टेस्ट का मैच नहीं खेलना है। और अगर आप मैच खेलना चाहते हैं तो आपको कॉन्ट्रासेप्शन का यूज करना है ताकि आपके घर में किलकारियां ना गूंजे। तो इसके लिए अगर कोई इफ द फीमेल इज वैक्सीनेटेड, अगर कोई फीमेल वैक्सीनेटेड है तो उसको क्या करना है, एडवाइज करना है कि डू नॉट कंसीव, यहां पर कंसीव नहीं करना है फॉर नेक्स्ट 3 मंथ तक, उसको क्या नहीं करना है, कंसीव नहीं करना है। लेकिन अगर कोई भाभी जी है उसको रूबेला का इन्फेक्शन हो गया है, तो भाभी जी से बोलना है आने वाले आपको लगभग 6 महीने तक क्या नहीं करना है, यहां पर किसी तरीके का कोई मैच नहीं खेलना है। और अगर आप मैच खेलने के शौकीन है तो आपको हमेशा आपकी सावधानी रखनी है, वहां पर अदर कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का आपको यूज करना है। तो बात करते हैं, इफ द फीमेल हैज वैक्सीनेटेड, if the female has vaccinated, अगर फीमेल को क्या किया गया है, वैक्सीनेटेड किया गया है, तो अवॉइड करना है, अवॉइड द कंसीव फॉर 3 मंथ, 3 मंथ तक वहां पर कंसीव को क्या करना है, क्या नहीं करना है, कंसीव नहीं करना है आने वाले 3 मंथ तक। लेकिन बात करें कि इफ द फीमेल इज, अगर कोई भाभी जी है वो क्या हो चुकी है, इन्फेक्टेड है, किससे, इन्फेक्टेड विद द रूबेला वायरस, अगर रूबेला के वायरस ने भाभी जी को आकर के जकड़ लिया है, बाहों में पकड़ लिया है, तो क्या करना है, वहां पर भाभी जी से बोलना है कि आपको क्या नहीं होना है, यहां पर डू नॉट अडॉप्ट द, डू नॉट क्या नहीं करना है, भाभी जी को क्या करना है, डू नॉट अडॉप्ट द प्रेगनेंसी, डू नॉट अडॉप्ट द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को क्या नहीं करना है, अडॉप्ट नहीं करना है फॉर 6 मंथ, 6 मंथ तक भाभी जी से बोलना है कि भाभी जी को क्या नहीं करना, मैच नहीं खेलना। और मैच खेलने के अगर शौकीन है तो वहां पर अपनी सुरक्षा रखनी है, वहां पर किसी तरीके की घर में किलकारियां नहीं गूंज रही है। तो उसके लिए मैंने पहले ही अच्छी तरीके से कॉन्ट्रासेप्टिव आपको पढ़ाया हुआ है, तो आपको पूरी तरीके से उसका यूज करना है। कॉन्ट्रासेप्टिव इसीलिए पहले पढ़ाया था कि आप होने वाले जो आगे आने वाली जो कम्युनिकेबल डिजीज है उनका क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको प्रिवेंशन करना है। अगर भाभी जी को इन्फेक्शन हुआ है तो आने वाले 6 महीने तक आपको किसी तरीके की कोई प्रेगनेंसी कंसीव नहीं करनी है, या समझाना है। अगर भाभी जी को वैक्सीनेशन कर दिया है तो भाभी जी से बोलना है कि आपको क्या नहीं करना है, आने वाले 3 महीने तक क्या नहीं करना है, कंसीव नहीं करना है। तो यहाँ पर आपका पूरी तरीके से देश और दुनिया में आने वाले हर क्वेश्चन को यहाँ पर अपन ने डील कर लिया है मीजल्स मम्स रूबेला से। इससे क्वेश्चन बाहर कोई नहीं पूछा जाता है। तो आई होप, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो और लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अगर समझ आया, वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें और यहां पर, ताकि आपको आने वाली हर वीडियो और क्लास की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सके। तो आपका अगर इसी तरीके का प्यार हमारे साथ बना रहा तो आने वाले जीवन में अपन एक आगे अच्छा मुकाम बनाएंगे, नर्सिंग में एक अच्छा नाम देने वाले हैं। तो आगे बात करते हैं। यहाँ पर मीजल्स मम्स रूबेला आपका कंप्लीट हो गया है। तो आने वाली हर कोई क्वेश्चन में, एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा, आराम से आप बिना सोचे समझे अच्छी तरीके से एक बार अच्छे से इसका नोट प्रिपेयर करना है, उसके बाद इसको कंटिन्यू में रखना है। आगे मिलते हैं आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट टॉपिक में, नए वीडियो के साथ, नई क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने लक्ष्य को जल्दी से जल्दी हासिल करके हमें और अपने परिवार वालों को खुशखबरी दे दीजिए। और आपके जो भी चाहते हैं उन सभी को क्या कर देना है, यहाँ पर खुशखबरी देनी है। और शुभ चिंतक है जो क्या करते हैं, आपके शुभ में क्या हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं। तो शुभ चिंतक का यही मतलब रह गया है। शुभ चिंतक का मतलब है आपका कुछ भला होता है तो वो क्या इसमें हो जाते हैं, चिंता में पड़ जाते हैं। तो शुभ चिंतक का नाम ही अपन ने बदल करके क्या रख दिया, शुभ चिंतक वही है जो आपकी चिंता इसलिए नहीं करते हैं कि आप आगे बढ़े, लेकिन वो इसलिए करते हैं क्योंकि अगर आप
क्या हो जाता है, आपका भला होता है तो उनको टेंशन होने लग जाती है। तो आपके अपने जो शुभचिंतक है उनको भी क्या देना है, आपको टेंशन देना है कि जिंदगी में हर्षों की पाला नहीं जाता, कांच के टुकड़ों को आसमान में यूं उछाला नहीं जाता, और मेहनत करने से हो जाती है हर मुश्किल आसान, क्योंकि हर काम को किस्मत के सहारे टाला नहीं जाता। कि कुछ इस तरह से बुन अपनी तकदीर के धागे कि पूरी कायनात को झुकना पड़े आपकी जिद के आगे, आपकी जिद के आगे। तो आपकी जिद इतनी मजबूत होनी चाहिए कि आपको आपके अरमान है, आपके सपने हैं उतने बड़े हैं, तो आपको पाने के लिए, उनको पाने के लिए थोड़ा सा संघर्ष तो अभी करना पड़ेगा। क्योंकि इतिहास गवाह है जो जिंदगी में कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है वो कभी चर्चित नहीं हुआ। जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग स्टेटस ही देखते हैं, तो आपको अपना स्टेटस मेंटेन करके रखना है। एक लग्जरी लाइफ जीने के लिए आपको सबसे पहले क्या है, यहाँ पर मेनली आपको लग्जरी लाइफ जीने के लिए आपको एक सपोर्ट की आवश्यकता होती है। आपको जीवन में सफल बनना है, उसके लिए आपको एक जॉब की आवश्यकता होती है। तो आपके पास जॉब आएगी, उसके बाद में धीरे धीरे आप अपने सपनों को, सभी सपनों को साकार कर सकते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स टू ऑल, लव यू टू ऑल।